नमामि धन्वन्तरिवादिदेवं सुरासुरैर्वन्दित पादपङ्कजम् लोके जरार्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनाम् नमामि धन्वन्तरि नमामि धन्वन्तरि कमल नयन श्याम रंग पीतांबर साजे मनमोहन वस्त्रों में आदिदेव विराजे। कमल नयन श्याम रंग पीतांबर साजे मनमोहन वस्त्रों में आदिदेव विराजे। शंख चक्र जलौका घट अमृत का लिए चार भुजों से सारे दुखों से मुक्त करे। जय देव जय भगवन धन्वन्तरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवन धन्वन्तरि देवा नमामि धन्वन्तरि नमामि धन्वन्तरि सुर असुरों के सागर मंथन से आए अमृत का घट भर कर संजीवन लाए। सुर असुरों के सागर मंथन से आए अमृत का घट भर कर संजीवन लाए। भय दुख दूर करे जरा मृत्यु हारे मन का और तन का स्वास्थ्य हमें देना। जय देव जय भगवन धन्वन्तरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवन धन्वन्तरि देवा नमामि धन्वन्तरि नमामि धन्वन्तरि शास्त्रों का ज्ञान और अनुभव कर्मों का हो तर्क और बुद्धि से तत्पर सेवा हो। शास्त्रों का ज्ञान और अनुभव कर्मों का हो तर्क और बुद्धि से तत्पर सेवा हो। दक्ष रहे सत्य कहे निर्मल उदार संयत हो आशीर्वच हमको श्रीकांत संग देना। जय देव जय भगवन धन्वन्तरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवन धन्वन्तरि देवा
प्रणाम सभी को, नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम 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 सर। प्रणाम प्रणाम। सर कल वाता जना का एक बार ट्रीटमेंट सर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं क्या? हाँ हाँ, करो करो। सर जैसे आपने बताया था कि पहले हम गर्म दूध में सूंठ और चीनी डाल के पेशेंट को टेस्ट करेंगे। अगर उसको कॉन्स्टिपेशन में आराम है तो इसका मतलब वाता जाना है। दूसरा सर पहचान की बताई थी कि वो मूत्र प्रवृत्ति ज्यादा हो और सुबह बहुत ही बकरी की मिंगनी जैसा स्टूल आता हो। तो सर सबसे पहले इसमें आपने हमें हिंगवष्टक चूर्ण देना है 2-3 दिन तक। हाँ, 2-3 दिन तक हिंगवाष्टक छोड़ देके लीटर सर पाचन। जब हम लोगों ने पहले वाता जाना पढ़ा था तो सर उस टाइम हमने यही पढ़ा था कि हिंगवष्टक चूर्ण तब देते हैं जब उसकी मल प्रवृत्ति बहुत ज्यादा ऐसे गुठली जैसी ना हो, नहीं तो ये और उसको शोषण कर लेगा। हाँ। हम केवल लवण भास्कर, तो सर क्या हिंगवाष्टक चूर्ण यहाँ देना चाहिए हमें? हाँ, ऐसा है ना, क्योंकि किसी भी हिंगवाष्टक चूर्ण जो है वो उसमें, क्योंकि वो वायु का अनुलोम करेगा और उसी बीच जो है वो जो 2-3 दिन हम देंगे उसमें वो पाचन कर देगा। अगर वहां पर कफ है, अगर वहां कफ है तब जी वहां सर। पर उसको वो पाचन कर देगा और पेशेंट को थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन हमको हमारी डायग्नोसिस में ये हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पर जो है वो कफ है था। अगर उसको कोई परेशानी नहीं होती है तो हम जी दूसरी तरफ भी सोच सकते हैं, चले जाएंगे कि हाँ कफ पहले से था। अगर कफ पहले से नहीं तो होता सर तो ये मतलब पहले 3 दिन तक केवल हिंगवष्टक देना है, तब लवण भास्कर एरेंटेल ये सब नहीं देना है? हाँ, ना ना ना, उसमें ये नहीं देना, फिर तो वो एक ठीक दूसरे के तो उल्टे पड़ जाएंगे ना। ठीक ठीक। फिर हाँ सर ये, मान लीजिए 3 दिन उसके बाद फिर जो है हम उसको उसके बाद शिवाचार पाचन चूर्ण या लवण भास्कर चूर्ण प्रथम ग्लास में घृत के साथ देंगे दिन के टाइम पे, और हाँ रात के टाइम उसको एरेंटेल दूध के साथ और देसी घी 1 चम्मच डाल के देंगे। हाँ, ठीक है सर। बिल्कुल अगर सही। वो सर हाँ, इसके बाद सर उसके मध्य में आपने बोला था दिन के मध्य में हम कामदुदा रस या दाढ़ी मादी घृत ऐसा कुछ देंगे या अभिपतिकर, अगर वो मतलब वो बताता है कि मल प्रवृत्ति के बाद उसे खिंचाव महसूस होता है, हाँ मतलब उदावृत्ति की स्थिति अगर हमें मिलती है तो। हाँ हाँ लेकिन बस सर मुझे एक ये नहीं समझ में, और एक फिर आपने बताया कि अगर बहुत हार्ड स्टूल है तो सोडा बाइकार्ब की बस्ती दे देंगे। हाँ। और भोजन में हम इनके खट्टे अनार का रस या खट्टे अनार का ये कुछ हम इस्तेमाल करेंगे। सर ये त्रिफला चूर्ण फिर कब देंगे? त्रिफला चूर्ण या ऐसा हर होता है ना। पेशेंट को देंगे? हाँ तो हाँ, त्रिफला चूर्ण हर पेशेंट को इसलिए हम देंगे इसमें, क्योंकि त्रिफला चूर्ण जो है वो कहीं ना कहीं वहां पर तीन दोषों को शांत करेगा। क्योंकि जब एक डायग्नोसिस हमारी फिट बैठती है, कभी आपने ये देखो, आप हमेशा ये सोच के चलो कि अगर हम किसी एक दोष को कम करेंगे और मान लो अगर हम वहां पर किसी भी तरह से अगर कफ कम हो जाएगा तो वायु थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो उसको साम्यावस्था में लाने के लिए फिर जो त्रिफला चूर्ण देंगे वो वायु को शांत करेगा और कफ को मेंटेन करता है। तो त्रिफला चूर्ण को तो तीनों ही, जो हमारे 3 प्रकार के जो खाना मेव जो होंगे सब सब में। उनमें तीनों में हम उसे कंटिन्यू रखेंगे, तीनों को ही वो हमारी पहली कलम पर यही होगा कि त्रिफला चूर्ण आपको 1 चम्मच सुबह शाम आपको खाने हैं। उसके बाद डायग्नोसिस के सर हम उसको देते रहें। ओके, थैंक यू सर सर, थैंक यू। त्रिफला चूर्ण कफ को कैसे साम्यावस्था में लाएगा? मतलब वो तो कफ को का लेखन करता है एक तरह से, और रुक्षता होती है थोड़ी, तो देखो मैं बताऊं, त्रिफला के अंदर आम्लकी होता है, ठीक है। आम्लकी पित्त को शांत करता है, लेकिन पित्त को शांत करने के साथ साथ कफ को भी बढ़ाता है। अम्ल द्रव्य जितने भी होते हैं वो ज्यादातर जो है वो जो पित्त, जो क्या नाम है, जो हमारा पित्त होता है उसको तो भड़काते ही हैं वो, लेकिन साथ में वो, क्योंकि अम्ल द्रव्य की मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब मैं गुणों पे जाऊंगा ना, अब गुणों पे मैं जा ही रहा हूँ तो धीरे धीरे करके मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। तो त्रिफला कहीं ना क्या नाम है, जो अम्ल रस होते हैं वो अम्ल रस की आप अगर उसमें चाहें तो आप लिख सकते हैं। उसमें मैंने एक सारणी बनाई है जिसमें कौन सा दोष प्रकोपित होगा और उस दोष का उसमें संगठन क्या होगा। आप अगर इसको मैं पहले एक लिखवा देता हूँ और उसके बाद जो है फिर मुझे ध्यान दिलवाते रहना, मैं एक एक करके सबको लिखवा दूँ। 1 मिनट किधर गया, मेरा बार बार जो है डायरी में मिस हो जाता है, मैं इसको 25 बार निशान लगा चुका हूँ। लिख लो। अच्छा, अम्ल लिखो, पहले रस लिखो, रस में लिखो, रस में नीचे लिखो अम्ल रस। पहले पूरा हेडिंग लिख लो ताकि ये एक पूरी वो बन जाएगी आपकी 6 रसों की प्रक्रिया। पहले नंबर 1 करके लिखो
हॉरिजेंटल लाइन में रस, फिर उसको लिखो भौतिक संगठन। बना लेना, इसमें 7-8 लाइनें छोड़ देना, मतलब आपको 6 रस है तो 14-15 लाइनें होनी चाहिए नीचे। और फिर लिखो जो रस है वो किस दोष को प्रकोपित करेगा, अर्थात लिख सकते हो प्रकोपित दोष। जो प्रकोपित दोष होगा उसका भौतिक संगठन क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कफ प्रकोपित हुआ तो वो जो कफ होगा, वो कफ का भौतिक संगठन क्या होगा, वो बहुत जरूरी है। और यहीं से फिर हम हर किसी डिजीज में ये तय करते चले जाते हैं कि इसने इस तरह का भोजन किया तो कफ का संगठन ही होगा। हम कफ कहने से काम नहीं चलेगा, वो हमारा कफ का संगठन ही होगा। तो वो चीज आपको लिखनी है, दोष का भौतिक संगठन क्या होगा। फिर अब उसका भौतिक संगठन हमको पता चल गया कि इसका भौतिक संगठन क्या होगा, तो फिर उसमें कौन सा ड्रग दें जो कि उसको शामित कर दे, तो लिखो शामित दोष। कौन सा दोष जो है इसको शाम करेगा। फिर जो शामित दोष होगा उसका भौतिक संगठन क्या होगा, तो आगे लिखो शामित दोष का संगठन। अब यहां से पूरी पिक्चर क्लियर निकल के आती है, यहाँ पर ये होता है। तब अब आप लिख सकते हो, नंबर 1 करके लिख सकते हो, क्योंकि मैं जब धीरे धीरे करके बताऊंगा इसको तो 6 ड्रग का बता दूंगा। अब लिखो रस में अम्ल रस। शास्त्रोक्त इसका भौतिक संगठन पृथ्वी और अग्नि होता है। इस पृथ्वी और अग्नि से 2 दोष प्रकोपित होंगे, एक होगा वात और नीचे लिखना पित्त। अब ये जो पित्त लिखा है, इसके पित्त का जो पित्त बड़ा है उसका जो भौतिक संगठन है उसके नीचे लिखो पित्त के बिल्कुल एक दिशा में इसमें जल और अग्नि होगी। जल प्रधान में होगा और अग्नि जो है अप्रधान रूप से रहेगी। सर अम्ल रस से वात प्रकोप बता रहे हैं आप? हाँ नहीं है, हाँ अम्ल रस से पित्त और कफ। हाँ जी सर, कफ होगा। हाँ, अब इसमें जो पित्त बनेगा उसका भौतिक संगठन क्या होगा, तो उसमें होगी अग्नि और जल। सर एक बार रिपीट कर दिए। इस अम्ल रस से जो पित्त प्रकोपित हुआ उसका संगठन क्या होगा, उसका संगठन होगा अग्नि और जल। और जो कफका से प्रकोप होगा उसका संगठन होगा जल और पृथ्वी। अब ध्यान करो कि मधुर रस में पृथ्वी और जल आता है, वो कफ को बढ़ाता है। यहां पर जब अम्ल द्रव्यों के द्वारा कफ बढ़ा तब उसमें जल और पृथ्वी आई। जो सर इसमें सब हेलो सर। हाँ हाँ नमस्ते सर। पहले तो आपने रस में बताया अम्ल रस, उसका भौतिक संगठन पृथ्वी प्लस अग्नि, फिर उसका दोष है पित्त और कफ, फिर दोष का भौतिक संगठन है पित्त का भौतिक संगठन अग्नि और जल होगा। हाँ अग्नि और जल हो गया। और कफ फिर का जो भौतिक संगठन होगा वो जल और पृथ्वी होगा। जल और पृथ्वी, ठीक ठीक है सर। इसको जो शामित करने वाले दोष होंगे, जिस दोषों को शाम करेगा
जिन दोषों को ये शाम करेगा वो केवल दोनों मिलकर, पृथ्वी और कफ, इन दोनों मिलकर, यानी कि अग्नि और जल और पृथ्वी, ये बात दोष को शाम करेंगे। और ये जो सामित दोष है, इसका जो भौतिक संगठन होगा वो आकाश और वायु होगा। सर एक प्रश्न है इसमें, हम्म, अम्ल रस का पांच भौतिक संगठन पृथ्वी प्लस अग्नि, हाँ लेकिन अम्ल रस जो पित्त को बढ़ा रहा है उसमें अग्नि प्लस जल। जी। अम्ल रस जो कफ को बढ़ा रहा है उसका पांच भौतिक संगठन जल प्लस पृथ्वी। जी जब अम्ल रस में पृथ्वी प्लस अग्नि थी, जल था ही नहीं, तो ये जल कहाँ से आ गया? हाँ वही तो है, मैंने एक बार जी। कहा था, जी मैंने एक बार इस चीज को कहा था कि जब प्रथम अवस्था पाक में जब उष्णता बढ़ती है तो वो उष्णता जो ऊर्ध्व भाग में जितना भी कफ होता है हमारे आमाशय से, उसको पिघला के नीचे लेके आता है, तब कफ को बढ़ता है। प्रथम अवस्था पाक मतलब मधुर अवस्था पाक में जब उष्णता बढ़ी। हाँ, प्रथम और द्वितीय अवस्था पाक, उसकी पहली अवस्था पाक अधोभाग में होती है और ऊर्ध्वभाग में होती है, और दूसरी अवस्था पाक जो है, जो अम्लता को प्राप्त होती है, वो अधोभाग में होती है। ठीक उस है। समय उस समय अगर उष्णता है वहां हाँ, पर, हाँ। तो वो उष्णता क्या काम करेगी, जो कफ है उस कफ को पिघलाएगी, और वो पिघला के जो है वो कफ में कन्वर्ट करेगी उसको लाके, तब वहां पर कफ दोष बढ़ जाएगा, और उसकी जो प्रवृत्ति होगी दाह मूर्छा की, वो कम हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो पित्त की उष्णता होगी वो कफ को सुखाएगी नहीं, पिघलाएगी। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था ना कि ठंडे बोतल में पानी रख दो आप, और वायु जी। उसको आके, उसकी वायु, हल्की सी वायु लगेगी उसकी सरफेस पे आके, तो वो जल की उत्पत्ति कर देती है। अच्छा अच्छा वही अच्छा। चीज वहां पर होगी, इसीलिए वहां पर अच्छा। कफ को भी बढ़ाएगा, कफ का मतलब वहां से पिघला जो है कफ, जो उसके सराउंडिंग में, जिस तरह से वातावरण में जो वायु थी उसके साथ में वाटर कहीं ना कहीं था, जैसे ही वहां से वो, मतलब कहना चाहिए उसको संपर्क किया, वैसे ही उसने काम किया, उसको जो है जहाँ जो कफ था पूरे उसमें लिप्त, उसको मतलब कहना चाहिए क्लियर रूप में ले आया, और वहां पर उसको बैलेंस कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पे हम ये सोचें कि जो आमलकी है, आमलकी में पृथ्वी प्लस अग्नि है, हाँ तो आमलकी में अग्नि की जो ऊष्मा है, उष्णता है, उसने कफ को पिघलाया, और यहाँ से फिर ये जल की उत्पत्ति हुई, और ये पित्त के साथ भी जल जुड़ा आके, हाँ और ये कफ के साथ भी जल जुड़ा आके, ऐसा। हाँ, जी यस यस यस। जी। तब ओके वहां पर फिर उसका जो भौतिक संगठन होगा वो जल और पृथ्वी होगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर सामित दोष का बता दीजिए, वो मेरा थोड़ा साउंड हो गया सामित था। दोष दोनों ही बात को शांत करेंगे। यही कारण है कि जब आचार्यों ने गणना की है तो उन्होंने खट्टे अनार, खट्टी चीजों का उन्होंने वो किया है, कि जब कहीं आपको दिखता है कि बात का नानात्मक विकार है, देखो यहाँ पर बात के नानात्मक विकार को ही उन्होंने लेके, और केवल दोनों ही मतलब पित्त और कफ, इन दोनों के संगठन को लेकर केवल सामित दोष बात ही लिखा, कि यहाँ पर बात ही समन होगी, और उसका जो संगठन होगा वो आकाश और वायु होगा। ये वीआईपी नॉलेज है। सर एक और प्रश्न चैट बॉक्स में डॉक्टर सोनाली जी का है। जैसे हमने अभी पित्त का पांचभौतिक संगठन जो बताया कि वो अग्नि और जल रहेगा, अग्नि और जल रहेगा कि जल और अग्नि रहेगा? अग्नि और जल रहेगा। ओके, अग्नि और जल रहेगा। लवण रस का पांचभौतिक संगठन भी यही होता है? यस, मैं लवण रस का जो पंचभौतिक संगठन होता है बिल्कुल एकदम उल्टा होता है, उसका जल और अग्नि होता है। अच्छा, उसका जल और अग्नि होता है। ठीक है सर। ठीक है, अब यहीं जी से सर। तुम्हारी अम्लता और क्षारता निकली आएगी। जी जी। ठीक है, इतना बता दिया, एक का बता दिया, जैसे जैसे आएगा वैसे मैं सबको बताते चले जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अभी बताऊंगा ना इसको सब वो है।
गुरुजी रही क्या है, कटु तृप्त कसाई रहे, इनको भी और बता दीजिए, फाइनल कर दो आज। है क्या कह रहे हैं? अब बोलो। सर सभी रसों को ले लो साथ साथ, वो सारे इकट्ठे हो जाए। सबका कर दूं? सबका कर दूं? नहीं सर, सर, अभी बहुत चलने ज्यादा दो ऐसे ही। confusion हो जाएगा। गुरुजी मैं एक ये ही कह रहा हूँ कि एक सर तो हाँ, इनको आज कंप्लीट करा दो, अन्यथा फिर रह जाएंगे समझने में, फिर हमको दिक्कत होगी, क्योंकि ये कसाय जो है ना हमारे पृथ्वी महाभूत से संबंधित जो चलते हैं, इसको हम लेकर के चले तो हमको पेशेंट को समझने में बहुत ही आसानी होती है। आ जाएगा डॉक्टर साहब, अभी आ जाएगा, अभी ऐसे ही चलने दो। मैं इसकी टेबल बना रखी है, मैंने उसको डाल दूं। आप अच्छा परेशान सर, एक चीज यहाँ पे और निकल के आ रही है कि कभी कभी हम कहते हैं कि पित्त का जो उष्ण गुण है वो कफ को सुखा रहा है। हम्म, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं पित्त का उष्ण गुण कफ को पिघला रहा है। हम्म। तो किस अवस्था में हम ये सोचें कि ये पित्त को कफ को पिघला रहा है, और किस अवस्था में हम ये सोचें कि ये कफ को सुखा रहा है? हाँ। मतलब सर, शायद सर जब पित्त का उष्ण गुण बढ़ेगा तब वो कफ को पिघलाएगा, और जब तीक्ष्ण गुण बढ़ेगा तब कफ को सुखाएगा, ऐसा क्या सर? हाँ, वो तो बात ठीक है। पित्त का हाँ, वो तो बात ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उष्णता बढ़ेगी वैसे वैसे पित्त का प्रकोप होता चला जाएगा। जैसे जैसे उष्णता बढ़ेगी वैसे वैसे पित्त का प्रकोप होता चला जाएगा, अर्थात वो जो वहां पर जो जल बनेगा वो जल भी उष्ण हो जाएगा, और वहां पर पहले से ही उष्णता है, तब हार्ट बर्न जैसी कंडीशन ही देखने को मिलती है ना बार बार इस चीज जी। की। ठीक है, अभी आचार्यों ने एक जगह लिखा है कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो अम्लकी का प्रयोग करें। हाँ, हार्टबर्न की कंडीशन वो पित्त का जो अम्ल और द्रव गुण की वजह से होती है, लेकिन उष्णता सारे पित्तों के पास है ही। एक क्या कहते हैं, हमने सोचना ही चाहिए कि सारे पित्त उष्ण हैं। तो जी। अगर अम्ल द्रव गुण है ही और उष्ण गुण वहाँ पे है ही, ऑलरेडी वही विद्यमान बात है। देखो एक चीज, जी अब आप इससे जो है मेरे हिसाब से मैं जो समझाना चाह रहा हूँ या जो आगे समझ जाओगे आप ना, जब मैं जी हाइपोथायराइडम की संप्राप्ति बताऊंगा तब इसमें यही चीज क्लियर है कि वहां पर जो उष्णता होती है वो रहती है, लेकिन जी तीक्ष्णता कम हो जाती है धातु अग्नि की, तो वो अपने को अलग नहीं कर पाती और वो जल उष्ण पूरे शरीर में घूमता रहता है, लेकिन वो क्वाथ नहीं बन पाता। जी। क्वाथ बनाने के लिए पित्त की अग्नि जरूरी होती है। अब पित्त तो की यहाँ अग्नि पे को जब हम बढ़ाएंगे तो उसमें टेढ़ी खीर हो जाती है कि पित्त की अग्नि कैसे बनाए। तो जो पिप्पली जो होती है वो पित्तली जल का क्वाथ बढ़ाती है, अर्थात पित्त में उपस्थित जो उष्ण तीक्ष्णता है उसकी बढ़ाएगी वो, और वहां से जब उष्ण गुण बढ़ेगा तब उसका क्वाथ बना डालेगी और पेशेंट का वजन धीरे धीरे करके कम होता चलेगा। मतलब हम अगर जो उष्णता पित्त की बढ़ाना चाहें तो पित्त की द्रवता को घटा दें, तो शायद पित्त की द्रवता को घटाने का काम पिप्पली कर रही है, ऐसा क्या? हाँ, वो दृढ़ता जब वो क्वाथ बना देगी तो दृढ़ता अपने आप ही कम हो जाएगी। ओके ओके। जब वो अच्छा, क्वाथ- ये अम्ल और द्रव गुण वाला जो आप बता रहे थे कि अम्ल और द्रव गुण बढ़ा, हार्ट बर्न की कंडीशन हुई, मतलब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज या हाँ रेट्रोस्टर्नल बर्निंग वगैरह, ऐसी हाँ कंडीशन जब पैदा हुई, मुंह में खट्टा पानी आया, हाँ तो हाँ। ये सब कंडीशन पैदा हुई, तो यहाँ पे आम्लकी का रोल है कि अम्लकी जलीय का अंश वन ऑफ का द बेस्ट अवशोषण रोल है, आप करती है। उसको एक चम्मच सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम उसको खिलाओ। तो जी ये कंडीशन जो है आप पित्त से कर रस से खत्म नहीं कर सकते और किसी से खत्म नहीं इसमें कर सर सकते, किसी से भी खत्म आमलकी के साथ मुलेठी भी दे सकते हैं, आमलकी के साथ, मधुवष्टि। हाँ, मधुवष्टि एक इनडायरेक्ट वे में कब बढ़ाई। हाँ, तो है यहाँ ना? पे आमलकी और शुंठी दोनों दोनों काम काम करेंगे। करेंगे। शुंठी भी काम करेगा। शुंठी भी काम करेगा, लेकिन शुंठी नहीं, शुंठी में सिर्फ एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखी जाती है, आचार्य ने उसको कटअप इसलिए कर दिया है कि आपको जी लगता है कि शुंठी का जो पाक होगा अगर वो कहीं अम्लीय रह जाता है तो दिक्कत होगी। आप उसको पहले ये देख लो कि इसका पाक ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। अक्सर जिस ऐसी कंडीशनों में जहां पर अम्लता होती है वहां जी पर शुंठी का पाक मधुर नहीं होता, वहां पर वो अम्लता को ही प्राप्त होती है। इसलिए जो पेशेंट होते हैं वो बताते हैं कि सौंठ खाने से हमारे लिए जो है वो जलन और होना शुरू होती है। इसका मतलब सौंठ ने नुकसान नहीं दिया, बल्कि उसका विपाक नहीं हो पा रहा है। क्या नागर मोथा काम आंवला करेगा? मुलेठी, हाँ हाँ। नागर मोथा मुस्ता काम करेगा यहाँ पे? नागर मुथा मुस्ता जो है पित्त को वहां से निकाल कर और ले जाएगा, फेंक देगा बाहर लेकर निकाल। फेंकेगा जाके कहाँ? आंवला मुलेठी और सोडा बाइकार तीनों हाँ, मिला के सीधे दे दो।
गृहिणी में पहुंचा देगा स्टेज जल्दी, पे। हाँ गृहिणी में पहुंचाएगा जल्दी से निकाल के वहां पे। अच्छा, मतलब कंडीशन को शांति मिलेगी। हाँ बिल्कुल मिलेगी। हाँ, क्योंकि ये भी क्लेद अंश को सोखने का काम करता है ना, मुस्ता, नागर हाँ मुथा। जी। वो नागर मुक्ता का नागर मुथा कर उसके साथ में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि नागर मुथा हमेशा चलता रहता है, वो कभी भी खेत में खत्म नहीं होता। जी, कीचड़ में उगता है और कीचड़ ही सोखता है, कीचड़ से ही अपनी परवरिश करता है। वो खेत में आप कितना भी खेत जोत लो, कितना भी कुछ कर लो, मतलब कहना चाहिए जी जो खेत का मोथा होता है वो होता ही होता है। जी जी जी। सर जब मॉइस्चराइजर होता है जीरी वाला सीजन उसमें ज्यादा होता है, गेहूं वाले में नहीं मिलता, ज्यादा गेहूं के गर्मियों सीजन के। में बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, गेहूं के सीजन में। मड में, हाँ जीरी मार्शलैंड, जीरी में ज्यादा मिलता है सर। जी। हाँ जीरी में ना वो मॉइस्चर होता है तो वो तब ज्यादा मिलता है। हाँ हाँ, वही वही पवन बॉस वही कहेंगे ना कि वो जो मार्शी लैंड होती है ना, जहाँ पे कीचड़ कीचड़ होता है, कीचड़ में ही उगा, और कीचड़ में ही उग के कीचड़ से ही अपना पोषण लिया। तो यही हाल डायबिटीज में रहता है। तो डायबिटीज में भी नागर मोथा क्या करता है कि कीचड़ को शरीर के सोख लेता है और उससे आराम दिलाता है। हम्म। चलो अब बात कफजना की बात कर लेते हैं, कल बात की कर ली थी, अब कफज की कर लेते हैं। तो कफज में क्या है? ये पूरा हो गया सर? हाँ ये पूरा हो इसमें गया। इसमें सर द्रव्य और बता दो तो ज्यादा अच्छा हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा पूरा ये। जो इसके साबित दोष हुए तो उन दो चार वो बता दीजिए इसमें द्रव्य भी। जितने भी ज्यादातर जो अम्लीय द्रव्य होते हैं, वो अम्लीय द्रव्य जैसे कि जिनका, जैसे कि ये जो हमारा अम्ल की है, ठीक है, मधुर विपाक को कन्वर्ट होता है जाके। जो सीधे सीधे हैं जैसे कि अम्ल बेतस है या चिंचा है, ठीक है, इनको हम अगर देते हैं तो ये जो सर हाँ जी बोलो सर बोलो। हाँ जी, आवाज चली गई। अनारदाना हो गया। अनारदाना हो गया, खट्टे अनार का रस। इसलिए आचार्यों ने जब भी कहीं पर भी अगर बात को उसकी शांति के लिए बताया है तो वहां पर एक अनार लिखा है, उसके सामने खट्टा जरूर लिख दिया है, खट्टे अनार के रस से साबित, ठीक है। तो वहां पर जो है उसको अन्नपान का सर सेवन। एक प्रश्न और यहाँ पे चेक। हाँ एक मिनट, किसका है अभी देख लो। धूम वाली संप्राप्ति, रोज लेक्चर के स्टार्टिंग में एक है ले लिया करें सर, ठीक है। हाँ क्या किसका प्रश्न है? कामदुदा रस अम्ल पित्तल, ये सीमा जी का। सर ये प्रश्न नहीं है सर, ये बीच बीच में मैसेज किया था जो बात। अच्छा अच्छा। सर ये डॉक्टर सीमा जी का जो है, ये कामदुधा के बारे में जिक्र किया है कि कामदुधा देना है। दोपहर में देना है। हाँ, मेरे वाता विचार से जाना में दोपहर में। मेरे विचार से कामदुधा का इंडिकेशन निराम पित्त में है, जहाँ पे पित्त की उष्णता तीक्ष्णता दोनों बढ़ी हुई हो। नहीं तो वो निराम कामदुधा तभी तो पृथ्वी दिया उसे। तो ऊर्ध्वक अम्ल पित्त में सर कामदुधा देते हैं ना, तभी तो उसको कामदुधा यहाँ पे अम्ल और द्रव की उत्पत्ति हो गई ना, तो ये तो हमारा साम पित्त की कंडीशन वाला अम्ल पित्त पैदा होगा, अम्ल और द्रव गुण वाला। कामदुधा अधोगत में देते हैं। इसमें लघु सूतशेखर रस का इंडिकेशन ज्यादा बेहतर रहेगा, कामदुधा निराम में और लघु सूतशेखर साम में। अगर कामदुधा निराम में दे दिया, ठीक है, तो कामदुधा निराम में तो देते ही देते हैं, कामदुधा निराम में असली वहां पर पृथ्वी महावत की जरूरत है, इसलिए वहां देंगे। जी वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और आगे बढ़े। जी सर प्लीज प्रोसीड। बात का भजना। अब बात का भजना में होता क्या है कि दोष, जो प्रमुख दोष होगा वो हुआ उसमें हमारा कफ, और बाधा किसको पैदा करेगा, दोष दूसरा कौन सा सम्मिलित हो जाएगा, वो होगा हमारा बात। अनाह के प्रकरण में महर्षि चरक ने इसी का वर्णन किया है, और इसी को लेके
उन्होंने गृहिणी में भी इसी का इंडिकेशन दिया है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप इसको देखो। ग्रंथ मजबूत हुआ, कैसे होगा, उसमें भी मजबूत हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ अलग कंडीशन थोड़ी सी देखने को मिलती है। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। बात कब्ज हना में पेशेंट हमेशा जो है एक कंप्लेंट करके आपके पास आएगा कि डॉक्टर साहब पेट साफ होता है लेकिन मुझे 2-3 बार जाना पड़ता है। इसको आप लिख भी सकते हो। और 2-3 बार जाने के बाद फिर मुझे अनकंफर्टेबल महसूस होता है, लेकिन जब मैं 2-3 बार चला जाता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ठीक है। सुबह कुछ खाने का मेरा मन नहीं करता है और मैं कर भी लेता हूँ तो पेट एकदम पूरा मेरा भरा भरा जैसा लगता है, और थोड़ा भी खा लूँ तो मैं जब तक वो 1.5-2 घंटे तक मुझे बेचैनी रहती है। बेचैनी का मतलब मेरा पेट जो है अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ, और फिर 1.5-2 घंटे के बाद मेरा जो है वो ठीक हो जाता है। फिर मुझे भूख लगती है, फिर मैं दोपहर में खाना खाता हूँ, और दोपहर में खाना खाने के बाद ये कंडीशन तो नहीं है, लेकिन आप वहां पर एक काउंटर क्वेश्चन कर दें वो जानने के लिए कि इसमें कौन सा अंग दूसरा कौन इन्वॉल्व है। अगर इसमें हमारा पक्वासा ही इन्वॉल्व है, गृहिणी ही इन्वॉल्व है तो ठीक, लेकिन अगर कोई दूसरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल लीवर कहीं इन्वॉल्व तो नहीं है इसके, अगर वो कहता है कि दोपहर में खाना खाने के बाद मुझे थोड़ी देर नींद जैसी होती है और मुझसे कहीं नहीं जाया जाता और मुझे लगता है कि मैं सो जाऊंगी, तब वहां पर आपके दिमाग में थोड़ी सी बात आनी चाहिए कि अब यहाँ पर जो अना है वो संबंध तो वहां से था ही था, वो तो अलग एक हमारा निकाल कर हम चल रहे थे कि इसमें केवल जो है वो गृहिणी से लेके और पक्वाशय तक या आमाशय से लेकर पक्वाशय तक जो कफ है वो लिप्त हो गया है, और बाकी इसकी किसी अंग के अंदर कोई संप्राप्ति नहीं है। लेकिन जहां पर पेशेंट ये कहता है कि मेरे को खाना खाने के बाद शरीर में बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लेजीपन हो जाता है, लेटने का मन करता है, और मैं 1-1.5 घंटे लेट जाता हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो जाता है, वहां पर भी पेशेंट की तरफ जाइए आप और उसको जो है समझाइए कि भैया आपको जो है हो सकता है कि इसमें लिवर इन्वॉल्व है, लेकिन हो सकता है बोलेंगे आप होएंगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि पेशेंट उसमें डर जाता है। और आप ऐसा करो, एक या तो आप मुझे एक लिवर फंक्शन टेस्ट करा के दिखाओ, और या फिर जो है आप मुझे एक अल्ट्रासाउंड करके दिखाओ। बाकी आप और भी हिस्ट्री ले सकते हैं कि आप कहीं बहुत ज्यादा पानी तो नहीं पीते, आप कहीं ड्रिंक वगैरह तो नहीं करते, या बहुत ज्यादा मसाले तली भुनी चीजें तो नहीं खाते, हर समय फास्ट फूड के चक्कर में नहीं पड़े रहते, या हमेशा घर में भी आप जो है तली भुनी चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करते हो, अम्ल द्रव्यों का ज्यादा इस्तेमाल करते हो, तब आप उस स्थिति में कफवर्धक सुबह को केला खाना, बहुत ज्यादा पानी पीना, ये सब चीजें हमारी तरफ ले जाती हैं कि पेशेंट जो है वो सफर कर रहा है कहीं ना कहीं फैटी लिवर की तरफ, अर्थात कफ के द्वारा मंदी जो अग्नि हुई है वो मंद हुई, उसकी चिकित्सा फिर दूसरी तरह से करी जाएगी। लेकिन हमको अपनी डायग्नोसिस बनाने में ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम सीधे सीधे डायग्नोसिस बना बैठे कि बात कफजना है और पेशेंट को वहां पर फैटी लिवर पड़ा हुआ है और ऐसी कोई दिक्कत है उसके लिए जो वहां से पित्त का सिक्रीशन कम हो रहा है। आचार्यों ने जब अनाह का वर्णन किया है तो पित्त का सिक्रीशन या किसी भी चीज का सिक्रीशन कम या ज्यादा होना ये डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल वायु की कार्य मुक्ता दिखाई है कि वायु यहाँ पर क्या करेगी। अगर कोई दोष बढ़ रहा है, अगर कफ बढ़ रहा है और वो अपने मंद गुण को प्राप्त होके आम पचरा आमाशय अर्थात आमाशय से लेके और सीधे पक्वाशय तक एक उपलेप कर जाता है, या लेप और उपलेप में अंतर है। उपलेप लेप जो होता है वो दोष के अधीन होता है, जबकि उपलेप वायु के अधीन होता है। लेप जो है वो हम किसी है, लेप जो है वो अगर कोई भी चीज का अपनी साम्यावस्था से अधिक कंसंट्रेशन में आ रही है, उसकी द्रवता उसमें कम हो रही है, तो वहां पर वो लेप करता चला जाएगा, उसको हम उपलेप नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर उसकी साम्यावस्था में उसकी जो कंसंट्रेशन है, जितना कफ पतला है स्वाभाविक रूप से उतना ही है, या वायु उसको सुखा रही है, तो फिर वहां पर उसको उपलेप बोलेंगे कि यहाँ पर ये
उपलेप उसका हुआ है। वायु की कार्मिकता, इसलिए उन्होंने बात अगर वो चाहते तो कफज भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कफज को नहीं लिया, उन्होंने सीधे बात कफज लिया, क्योंकि वहां पर जो ये कंडीशन बन रही थी वो बन रही थी उपलेप। ऐसे ही पूरे शरीर के अंदर अगर महास्रोत से छोड़ के सर्व शरीरों में अगर कहीं पर भी ऐसी कंडीशन आती है जो उपलेप के कारण आती है, तो उपलेप के कारण जब कंडीशन आती है तो जो हमारे स्रोतस होते हैं, उन स्रोतसों में जो कफ स्वाभाविक रूप से कफ होता है वो सही होता है, लेकिन जो वायु होती है उसके गुण रूपशादी गुण बड़े होते हैं, और वो वहां पर जो उपस्थित जो लेपिंग एक प्रकार से जो कफ अपनी साम्यावस्था में रहकर वहां के अंगों को, वहां के स्रोतस को इसने ही प्रदान करके उनकी मृदुता, उनकी जो आकुंचन गति है या जो उनकी प्रसारण गति है, उनको साम्यावस्था में रखता है। और अगर वायु वहां प्रकुपित हो गई तो वो उसको सुखाएगी, अर्थात किसको, जो हमारा कफ है, जो साम्यावस्था में था अपनी एक लिक्विडिटी के अनुसार, एक अपनी स्निग्धता के अनुसार, वो स्निग्धता उसकी बरकरार थी, बाद में भी बरकरार है, लेकिन फिर वो क्या करेगी, वायु उसको वहीं पर सुखाएगी और एक लेप पैदा करेगी, और लेप पैदा करके फिर क्या करेगी, उस स्रोतस के जो उस स्रोतस के जो अंदर के विवर है, अंदर की जो कैविटी है, वो छोटी होती चली जाएगी, एंड दैट फाइनल पेशेंट सफर फ्रॉम रक्त और रस, इन दोनों का प्रभाव बढ़ जाएगा। और वही आज की स्थिति में जो आज हम बोलते हैं या डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आपको एसेंशियल हाइपरटेंशन है, अर्थात आपको जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी, तब वहां पर आप अपनी चिकित्सा को निर्दिष्ट करें, और निर्दिष्ट करने के बाद तय करें कि कफ की चिकित्सा नहीं करनी है, हमको वायु की चिकित्सा करनी है। वायु वहां अपने गुणधर्म को प्राप्त होकर कफ की जो स्निग्धता है और वो स्वाभाविक रूप में अब भी है, वो कहीं नहीं गई है, उसी को सुखा रही है, और हम चिकित्सा उसमें कर बैठते हैं, और वो उल्टा काम जो करते हैं कि कफ की स्निग्धता को, जो मतलब कहना चाहिए, कफ पर काम करना शुरू कर देते हैं, और कफ पर जब काम शुरू कर देते हैं तो कफ को दवाइयों के द्वारा ही उसको विकृत कर दिया जाता है, और वायु को ध्यान ही नहीं रखा जाता है। इस प्रकार हमारा मरीज ब्लड प्रेशर से बाहर निकल के नहीं आ पाता। तो ऐसी स्थिति अगर हमारे महास्रोतस के अंदर बन रही है, तो उस महास्रोतस में भी जो है, वो जो कफ है, वो कफ अपनी स्निग्धता को प्राप्त है, लेकिन वायु वहां पर प्रबद्ध अवस्था में होकर, क्योंकि वायु ही सब कुछ कर रही है, प्रबद्ध अवस्था में होकर जो है आम पचना आमाशय में उपस्थित जो लेप करता हुआ जा रहा है, जहां पर वायु के जो अपना जो चलगुण होता है, वायु का जो अपना आकुंचन और प्रसारण का जो नियम होता है, वो नियम वहां पर वायु खुद खत्म करती है, और वह उस लेप को, उस जो स्निग्धता है उसको सोख लेती है, और उसको जब धीरे धीरे करके कम करती है, तो वहां पर पित्त उसका साथ देता है। समझने की जरूरत है, वहां उसका पित्त साथ देता है, किसका, कफ का साथ देता है, और कफ का जो द्रव गुण है वो, और कब द्रव गुण है तो उसमें जो जल जाता है, मैंने बताया मल के अंदर जो जल होता है उसकी उष्णता उसके साथ जाती है, वायु थोड़ी देर के लिए शांत रहती है, तो जो बहुत ज्यादा यहाँ पर क्लिनिकल बता रहा हूँ, वो जब उसके साथ जाती है तो उसका साथ देता है। वहां पर वो नियम याद कर लो कि पित्त का जो उष्ण गुण होता है, पित्त का जो स्निग्ध गुण होता है, और कफ का जो स्निग्ध गुण होता है, वो वायु के रुक्ष गुण को शांत करता है। उधर पित्त थोड़ा सा, मतलब जो वहां पर ऊष्मा जा रही है उसके साथ में, जल के साथ में, वो वायु के गुण को कम करेगा। वायु को उष्णता से नफरत है, इसलिए वो वहां कम करेगा। पित्त को भी और कफ को भी थोड़ी सी उष्णता जो लेप उसको देगा, तो उसको थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, और वो पूर्ण रूप से उसके जल को सोख नहीं पाती, किसके, स्निग्धता को कफ की सोख नहीं पाती। और फलता जो मरीज होता है, जब वो सोख नहीं पाती है, लेकिन वो इतना तो सोख लेती है कि अपने ही चल गुण को खत्म करती है, आकुंचन प्रसारण को, तो धीरे धीरे करके मल जो इसकी एक स्वाभाविक रूप से पक्वाशय में जो पहुंच रहा था, वो पक्वाशय में पहुंचकर अपने टाइम से ना पहुंचकर विलंब से पहुंचा, और जब विलंब से वहां पक्वाशय के अंदर जब पहुंचा, तो वहां पर उसको रुकने का टाइम मिल गया, और वो रुकने का टाइम मिल गया तो जो थोड़ी बहुत स्निग्धता थी, उसने जो जलियांश था वो सोख लिया, लेकिन वो स्निग्धता को इसलिए नहीं सोख पाई क्योंकि वहां पर जो पित्त का अपना जो मतलब कहना चाहिए जो थोड़ा सा जो मज्जा का स्नेह है वो वहां पर मौजूद है, और वहां पर जो क्या नाम है जो कफ का है स्निग्ध गुण वो भी वहां मौजूद है। तब वहां पर क्या काम करेगी, लुबिडी टाइप का बना देगी, और जब लुबिडी टाइप का मल बता देगी तो वो धीरे धीरे क्योंकि मल का त्याग किंचन जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उस पर डिपेंड करते हैं,
तो कई कई बार पेशेंट जो है बैठे रहते हैं और वो धीरे धीरे करके एक बार चले गए, फिर दूसरी बार चले गए, फिर तीसरी बार चले गए, इस तरह से 3 बार में कम से कम वो करते हैं, अपना मोशन निकालते हैं और वो कहते हैं कि बस उसके बाद फिर लगता है कुछ ऐसा हो रहा है, अब मुझे थोड़ा सा होता है, लेकिन ये स्थिति बहुत दिनों तक बनी रहती है। यही स्थिति आगे जाके क्या होगी, मैं उसको दिमाग से निकल गया, मेरा क्लिनिकल फिर मेरे दिमाग से निकल रहा है, मैं अभी बीच में मेरे दिमाग में आ गया था, वो एकदम फिसल गया। हाँ, तो यही स्थिति जब हम किसी ऐसे पेशेंट में देखते हैं कि जो हमको ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब जो हमारा मल है वो मल ठीक रूप में हो रहा है, कभी कभी पेशेंट बताता भी नहीं है और उससे पूछा जाता है तो वो बताता है कि आपका मल है। जब ऐसी स्थिति आती है तो हमारा जो महाश्रुतुस होता है, उस महाश्रुतुस से जो हमारे जितने भी ज्यादातर हमारे जो पोषक अंश होते हैं, जो आंतों के द्वारा, मैंने कल बताया था, आंतों की जो बिलाई के द्वारा वो सूखा जाता है, वो अंदर लेते हैं उसके लिए और न्यूट्रिएंट्स को अंदर ले लेते हैं, वो नहीं जा पाते। और वो नहीं जा पाते हैं तो वहां पर हमारे जो रस, क्योंकि वो रस तो जो बन के गया है वो रस तो अपना काम करेगा, लेकिन अगर रस का कंटेंट अगर एक भी बॉडी को नहीं मिला तो उस तरह से वो रस नहीं बन पाता है, और वो रस नहीं बन पाता है तो वो विकृत रस बन जाता है। और जो विकृत रस बनेगा तब क्या होता है कि वो हमारे शरीर के अंदर जाके, क्योंकि जरूरत थी उसको, फॉर एग्जाम्पल मान लें जरूरत थी उसको एक ही, अर्थात हम अपने दिमाग से अगर कुछ भी सोच लें तो वहां पर जरूरत पोटेशियम की थी और वो कफ की लेप की वजह से पोटेशियम नहीं जा पाया या सोडियम नहीं जा पाया या कोई भी ऐसा जो उसके सहभागिता निभाता हो कि स्वच्छ रस हमको प्राप्त हो, रस का मतलब रस धातु प्राप्त हो, वो नहीं मिल पाई। मिली तो जितनी उसको आवश्यकता थी, जितना मिला, उन धातु अग्नि ने उसको बना के और अब उसको दे दिया कि आपका इतना ही पार्ट मिला है, बाकी जो आपका पार्ट बचा हुआ है इसमें अगर वो चीज आ जाए जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ वो तो मैं आपको ये बना के दे दूंगी, अन्यथा वो जो रस घूमता रहता है बॉडी के अंदर, वही रस कफ की उत्पत्ति करके फिर रोगों की उत्पत्ति जो रस वैसे होता जितने भी होते हैं वो सभी दुष्ट हो जाते हैं फिर, और अंततः पेशेंट जो है वो एक मोटापे की स्थिति में जाता है और वो मोटापे की स्थिति में जाकर सभी स्रोतों को धीरे धीरे करके बंद करता है। यहाँ से जो भी संप्राप्ति उठती है, इसका सबसे बड़ा आप क्लिनिकल जो देखोगे और अपने चिकित्सा में इसको महसूस करोगे कि हाँ, यहाँ जब निकालोगे उसकी ये सब चीजें, तब पेशेंट पर हमारे सामने एक कंडीशन और वहां पर प्रकट करता है कि डॉक्टर साहब अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत 1 घंटे तक मेरा दिमाग हैंग रहे जैसा रहता है। ये आपको वो चीज बता रहा हूँ जो 4-5 साल से ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं। 1-1.5 घंटे तक जब मैं खाना खाऊंगा तो मेरा दिमाग हैंग रहता है, मुझे ऐसा लगता है सुस्ती आ रही है, किसी काम को करने का मन नहीं करता है, मन चलता नहीं है। मन चलने का मतलब मन जो मेरा मूवमेंट नहीं करता है, और मन जब मूवमेंट नहीं करता है तो मुझे किसी काम को करने में बहुत देर समझने में लग जाती है, जबकि वो चीज अगर वही चीज मैं 1.5 घंटे के बाद अगर उसको करूँ 2 घंटे के बाद तो मैं अच्छी तरह से एक बार में उसको समझ जाता हूँ। लेकिन अगर मैं उसको खाना खाने के बाद तुरंत करने बैठ गया या पेशेंट देखने बैठ गया, पढ़ने बैठ गया, तो वही चीज मेरे लिए बड़ी ऐसी लगती है कि मेरे को कभी समझ में ही नहीं आएगी और मैं मरीज को समझ ही नहीं सकता। तो वहां पर क्या है कि आपको पता है कि जो वायु का अपना होता है एक पता कहना चाहिए हमारे तमोगुण रजोगुण का जो परिवर्तन होता है वो वायु ही करती है। वहां पर भी क्या होता है कि जो हमारा मन होता है वो तमोगुण को परिवर्तित करने के लिए उसको रस की आवश्यकता होती है, कफ की आवश्यकता होती है, और जब वो वहां नहीं पहुंचेगा तो सुगंधित द्रव्यों, अब आचार्यों ने जब कहा है कि इसकी हम परीक्षा कैसे करें, इसकी सिद्धि कैसे कर लें, मन की सिद्धि कैसे करें, तब उन्होंने कहा कि सुगंधित द्रव्य को देखकर और सुगंधित आहार को देखकर अगर मन प्रसन्न हो जाता है तो उन्होंने सुगंधित द्रव्यों को देखकर ये खाने के बाद की बात कही थी, और उससे पहले कही थी कि सुगंधित आहार को देखकर मन प्रसन्न होता है। तो आप ये समझ लो कि हमारी जो वायु है वो सही रूप से मन को क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है, उससे हमारा तम भी रेगुलेट हो रहा है, और सत्य तो अपनी जीरो की अवस्था में बैठा हुआ है लेकिन वो साम्य अवस्था के अंदर है। ऐसी स्थिति में अगर हम मल की परीक्षा करेंगे तो मल हमेशा जो है वो कभी डूबेगा और कभी जो है वो ऊपर भी आ जाएगा। लेकिन पेशेंट के आप ये पूछेंगे साहब वो डूब गया तो हम इसको बेशक, कभी आचार्य ने कहा कि वहां पर जो आम है, जो कफ है, वो कफ वहां पर है, और वो कफ वहां पर है और वो उसको वायु पूरी तरह से नहीं सुखा पा रही है, अच्छी बात है। अगर उसने वायु ने पूरी तरह से उसको सुखा दिया, और वायु ने अगर पूरी तरह से सुखा दिया तो एक
एक रोग यहाँ पर और उत्पन्न हो जाता है जिसको हम कहते हैं विड विघात। विड विघात में क्या होता है कि वायु जैसे जैसे सुखाती है मल को बीच बीच में तोड़ती चली जाती है और तोड़ती चली जाती है और उसके खुद दोनों हिस्सों के बीच में फंस के रह जाती है। और जब दोनों हिस्सों के बीच में फंस के रह जाती है, अब ये वाला हिस्सा हमारे एनएस की पार्ट की तरफ की है और एनएस की पार्ट की तरफ है, मूवमेंट करके नीचे बाहर जाना चाह रहा है, और ये वाला जो हिस्सा है वो हमारी मतलब कहना चाहिए इंटेस्टाइन की तरफ है दोनों बकवास है नहीं, लेकिन वो इंटेस्टाइन की तरफ है, पीछे की तरफ है और ये आगे है। अब वहां पर धीरे धीरे करके जो मूवमेंट हुआ तो वो चला गया। देखो आप समझो, यहाँ से वो यहाँ से चला है, ना कि यहाँ से, वो यहाँ से चला है और वायु ने जो चलगुण है वो धीरे धीरे मूवमेंट करके और उसको पास कर दिया सीधे हमारे एनएस से, गुदा मार्ग के पास कर दिया। जो वायु थी अभी वहां पर अटकी हुई है वो निकल जरूर गया है, तब वो वायु धीरे धीरे करके आपको पता नहीं चलेगी और वो उसके साइड से निकलेगी ऊपर की तरफ, क्योंकि वहां पर जो वायु होती है वो जब प्रकृत होगी तो उदावत की अवस्था में आएगी, और जब वो ऊपर की तरफ होगी तो मरीज को थोड़ी देर टाइम लगेगा और ये वाला हिस्सा जो है वो धीरे धीरे करके लगभग 15 मिनट में जो है वो एनएस से पास होगा। और इसी को लेके बहुत से हमारे जो मरीज होते हैं वो साथ में पेपर ले जाते हैं, और जो पेपर ले जाते हैं तो वो धीरे धीरे 1 घंटा पेपर पढ़ लिया और वो टुकड़ों टुकड़ों में मल को बाहर निकालते हैं, और जब वो टुकड़ों टुकड़ों में मल को बाहर निकालते हैं तो यही स्थिति आगे जाके अगर ऐसी कुछ कंडीशन बनती है तो अगर वायु वहां पर बहुत ज्यादा प्रकृत हो गई, मल को विभक्त उसने पूरी तरह से कर दिया, तो यहाँ पर जो कंडीशन हमको देखने को मिलती है कि जैसे परकर्ष का जैसे रोग होते हैं वो वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं, या अपान वायु पूरी तरह से बिलोंग होके और फिर जो वायु का उदावट होता है उसको क्रिएट करती है और सर्व शरीर में उदावट की स्थिति को पैदा कर देती है। अर्थात जिस जो मतलब कहना चाहिए जो दोष अपने मूल से और अपने मतलब कहना चाहिए अपने दूरस्थ से और अपने मूल तक जाना वो चाह रहा है, तो फिर उस स्थिति में वो नहीं जा पाएगा, और जो दूरस्थ से अपने मूल तक जा पा रहा है वहां पर वो बहुत जल्दी गमन करेगा, और गमन जब करेगा वहां पर तो पेशेंट को तरह तरह की, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कभी कभी कोई किसी पेशेंट को कहते हैं हमारे लिए चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा रहती है, तो चिड़चिड़ाहट बहुत रहने का मतलब ये है कि वायु का जो प्रतगमन हो रहा है ऊपर की तरफ, अर्थात अपने मूल से अपने छोर तक, अपने मूल से और अपने छोर तक। अब छोर उसका वायु भी हो गया और छोर उसका जो है वो हमारा शरीर भी हो गया, तो यहाँ पर वो गमन करती है, और जब गमन करेगी उसको बोलते हैं प्रसारण, वो फैलाती हुई चली जाएगी ऐसे करके, और जब वो प्रेशर से फैलाएगी तब वहां पर स्रोत में रस और रक्त इन दोनों का प्रभाव कम हो जाएगा, और जब प्रभाव कम हो जाएगा तो पेशेंट को बहुत ज्यादा सुस्ती महसूस होगी, और जब वायु किसी भी तरह से और ज्यादा प्रकुपित हो गई और प्रकुपित हुआ बयान वायु ने अगर उसके आड़े कोई कुछ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, तो वो सिर्फ केवल यही कंडीशन प्रकट करेगी। अगर कुछ के आड़े अगर कोई कप वगैरह आ गया तो वो प्रसारण करती हुई ऊपर को जब ले जाएगी, और यही कंडीशन आगे जाके डेवलप होती है हीमोरेजिक पैरालिसिस। तो इतना ये जो मतलब कफ का है, इसमें मेन रूप से मल टूट के आएगा। मल जो है वो एक सेमी सॉलिड होगा, चिपकता हुआ आएगा, और एक प्रकार से जैसे कहते हैं ना, जैसे मतलब एक पूरा जो एक गोल टाइप का होता है, जिस तरह से हमारी स्ट्रक्चर होती है हमारी वो क्या नाम है एनएस पार्ट की, उस एनएस पार्ट को पूरा ना घेर के बल्कि उसकी साइड से एक पतली धार के साथ में जो है वो मल निकलता है। तो इस स्थिति में अगर हम पेशेंट को देखेंगे तो पेशेंट को 3 चीजें, जैसे कफज ग्रहणी की चिकित्सा हमको जो है बताई गई है कि आप इसमें कफज ग्रहणी की चिकित्सा करें, या कफ को शांत करने वाली जो औषधियां हैं वो शांत करें, और साथ में वायु को साथ बिल्कुल ध्यान रखें। पहली चिकित्सा हमको वायु की करनी होती है। तो अब वहां पर 2 कंडीशन है, हमको जब दोष के हिसाब से देखेंगे तो वहां पुरुषाग्नि। अब यहाँ पर यह है कि अब इसकी संप्राप्ति पुरुषाग्नि और वायु के अनुसार हम कैसे हुए, तब वहां पर देखेंगे कि जो पुरुषाग्नि होती है वो कम हो जाती है, और जब वो कम हो जाती है तो वहां से वो भागों में डिवाइड कर देती है, लेकिन ना तो वो पूर्ण रूप से मल को डिवाइड कर पाती है, ना ही पूर्ण रूप से
वायु को डिवाइड कर पाती है, वायु को अच्छा कर पाती है, 3 भाग अलग होते हैं, और ना ही जो है वो मूत्र को ठीक कर पाती है। तो ऐसे पेशेंट को हमेशा क्या होगा कि बार बार जो है बाथरूम तो जाएंगे लेकिन कम जाएंगे। कम का मतलब थोड़ी बाथरूम आएगी लेकिन जाएगी, और बार बार कभी कभी आप उसके देखते होंगे लोगों के लिए, लेकिन रात में उनको रात में जो है वो उनको बाथरूम नहीं लगेगी, क्योंकि रात में जितने भी सोर्सेस होते हैं वो और ज्यादा शिथिल हो जाते हैं, तो वहां पर और ज्यादा थोड़ा सा वायु को मिल जाता है कि आप रुके पड़े हो, मैं भी आपके से अवशोषण करना शुरू करती हूँ। वाताजना में क्योंकि एकदम उल्टा है, वाताजना अनहा के अंदर रात में पेशेंट को ज्यादा बाथरूम आएगी 4-5 बार, और हमने तो ऐसे ऐसे मरीज देखे हैं कि साहब रात में 5-6 बार बाथरूम आती है, यहाँ से लेकर ऑल इंडिया तक दिखा दिए, डॉक्टर सिर्फ यही कहता है कि जो कहता है वो कहता है कि आप अपनी शुगर चेक कराओ, अपनी शुगर चेक कराओ, और बोले हम तो शुगर चेक कराते कराते दुखी है और हमारी शुगर है, हमें शुगर है ही नहीं, और डॉक्टर कहते हैं कि कोई इशू नहीं है, आपको रात में कोई बाथरूम आती है, आप वहां पर सीधे काउंटर कर दो, क्योंकि वो आपको बताएगा नहीं, क्योंकि उससे पूछा ही नहीं किसी ने। तब उससे पूछ लो कि आप ये बताओ सुबह को लेटरिन कैसी आती है, तब वो कहेगा कि मुझे सुबह को लेटरिन कुछ खाने के बाद आती है और टाइट आती है, मेरा पेट साफ नहीं रहता, टाइट लेटरिन आती है। तो जिसको रात में बाथरूम अगर 4-5 बार आ रही है, और कभी कभी तो पेशेंट को बहुत बार आती है, और वो फुल्ली फोर्स आएगी, ज्यादा आएगी, मतलब पेशेंट को लगेगा मैंने जितना पानी पिया ही नहीं है, उससे ज्यादा मुझे बाथरूम आ रही है, और उसको शक हो जाएगा कि शुगर तो नहीं है मुझे। तो फिर आप इसी में बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, बेड वेटिंग की कंडीशन में बच्चों में यही स्थिति है। कोई इलाज बहुत उसका कठिन नहीं है, बस उसकी संप्राप्ति को समझना, क्योंकि बच्चे जो है वो अक्सर दूध पीते रहते हैं, बहुत ज्यादा मिठाई सिटाई मधुर चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं, और जिनके घर में जो जिसने बच्चे को जन्म दिया है, वो बच्चे को शुरू में उसको यही वो नहीं होता है कि मेरे को ये सब चीज नहीं खाना चाहिए, वो शुरू में कपवर्धक चीजें खाती रहती है, और बच्चे को इस तरह की कंडीशन जो हमारी पित्ताशय की कंडीशन है, वो छोटे से बच्चों में 2.5-2.5-3 साल के बच्चों में जो है मतलब ऐसी खूब मिलती है, आराम से देखने को मिलती है। कहीं भी चले जाओ आप मिलेगी, पीडियाट्रिशियन के पास जाओ तो छोटे छोटे से बच्चे जो है उनको ऑपरेशन करें, मुझे बड़ा तरस आता है, मैं देखो यार ये क्या कर रहे हैं और ये क्या नहीं कर रहे हैं, इनको यही तमीज नहीं है कि हम छोटे बच्चों का जो साइनोसाइटिस का ऑपरेशन, इनके माँ बाप को समझा दो, इनकी थोड़ा खाना पीना चेंज करा दो, क्यों बच्चे की जान ले तोड़े हो। लेकिन वहाँ क्या है, उनकी साइंस में वही है, उतना ही कर सकते हैं, और हमारी साइंस में हमारे आयुर्वेद में जितना है हम उतना ही कर सकते हैं। तो वहां पर जो बच्चों की बेड वेटिंग का सवाल आता है, तो अब लड़कियां होती हैं बहुत सी, वो इस तरह से करती हैं, तो आपको वहीं पर हिस्ट्री ये लेनी है कि आप मेरे को ये बताओ कि आपको जो है वो रात में कितनी बार बाथरूम आती है, और वो कहती है कि ये रात में जो है वो ये बिस्तर पे बाथरूम जो है कर देती है 2-3 बार या 1 बार। तो वहां पर आप सीधी वहीं चले जाओ कि इसका खाना पीना सुबह का क्या है, दोपहर का क्या है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है, तो आप सीधे बात कफ संप्राप्ति पे चले जाओ अनहा की, और वहां पर पेशेंट को ठीक ले लो। कभी कभी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है, कहते हैं कि वहां पर ट्रंगल होता है, तो वायु ट्रंगल क्यों करेगी, अगर सोते समय करेगी तो वायु सोते समय क्यों करेगी, क्या जरूरत है उसको करने की, संप्राप्ति तो वहीं से उठ रही है ना बकवास से, वहीं से तो ट्रंगल करेगी वो जाके अंदर ब्रेन में, और बच्चे को तरह तरह के सपने आते हैं, वो सोचता है कि मैं बाथरूम कर रहा हूँ, ठीक है। वो एक वो था कि वो हंसी भी आती है, थोड़े थोड़े चुटकुले फेसबुक पर देखने को भी मिलते हैं हमारे लिए, है तो वो तो उसमें जो है आपको बात का संप्राप्ति में बच्चों की चले जाना चाहिए। जो बच्चे खासकर दूध पीते हैं उनमें सीधे आप चले जाओ। कभी कभी तो माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं, और वो फाइनली तब ध्यान देते हैं जब वहां से उनको बिल आना शुरू हो जाता है, अर्थात वो सफर कर जाते हैं कि अब यहाँ पर जो है वो आपको इन बच्चे को पायल्स हो गया, और 2.5-4 साल के बच्चों को जो है पायल्स होना सिखा दिया। और हम लोग क्या करते हैं कि तुम्हारे पिता को रही, तुम्हारे माँ को रही, तुम्हारे इनको रही, तुम्हारे उनको रही, तुम्हारी ऐसे रही, तुम्हारी वैसी रही, वहां पर जो उसकी मूल चीज है वो हम भूल जाते हैं कि हमको मूल पे जाना चाहिए। इसके रोग हो गया वो बाद में देखेंगे, इसको बाप को है, इसके पिता को है, हमें इससे कोई मतलब इस समय नहीं है, हमें मतलब सिर्फ इस समय है कि इसकी माँ ने जब ये पैदा हुआ था तो इनका उस समय से इसकी माँ का आहार विहार क्या था। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि बच्चे को जब दूध पिलाए तो बच्चे का सर ऊपर होना चाहिए, आपका आंचल ऊपर होना चाहिए, और आप लेटे लेटे तब दूध पिलाएं। अब ये नहीं कि आपका आंचल नीचे और बच्चे का सर तकिया से भी नीचे है और आप उसे दूध पिलाए पड़े हैं, तो वो क्या होगा, वो उसके आमाशय में जाकर वहीं पर रह जाएगा। और फिर कभी कभी तो देखते हैं आप कि बच्चा दूध पीता है और बहुत से बच्चे उल्टी करते हैं,
तो पेट में ठोक दिया जाता है, पीछे ठोका जाता है। उनको भी समझाना चाहिए कि आपके बच्चे के कहते हैं ज्यादा पी लेता है, ये हफ्सी है, ये बहुत ज्यादा दूध पी लेता है, इस चक्कर में ऐसा होता है ना। तो बहुत ज्यादा दूध नहीं पी लेता, आपका दूध पिलाने का तरीका, ठीक है, तो उसको दूध पिलाने का तरीका आपका ये होना चाहिए। और आपका जो खान पान है उस पर ध्यान। कभी गड़बड़ी को कहा है कि चावल है, बहुत ज्यादा गर्म चीजें हैं, बहुत ज्यादा शीत चीजें हैं, बहुत ज्यादा कफवर्धक चीजें हैं, वो कम से कम 6 महीने तक उस समय ना छूए। और 6 महीने के बाद फिर बच्चे को क्या होता है कि जो उसकी अपने जो ऑर्गन होते हैं वो बहुत बढ़िया तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद में आप चाहें तो उसको दूध पिलाएं, आप चाहें तो उसको दूध ना पिलाएं, बाहर के पिलाएं, तब भी वो हजम करेगा। लेकिन वो संप्राप्ति कुछ 7, 8, 10, 15 दिन, 1 महीने में ही उठ के चली जाती है बाहर, जब वो बच्चे को पैदा करके घर लेके आते हैं। तो वो वहां पर फिर उतना आराम से दूध है देना चाहिए, उस समय बच्चे को दूध, माँ को भी दूध देना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप चावल है, उड़द की दाल है, दही है, और ये जितनी भी कबरदक केला सेला है वो सब है, उसमें थोड़ा नहाने को भी रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है कि आप जो है रोज नहीं नहाओगी। तो बहुत सी माँ बहनों की आदत होती है कि ना कुछ भी हो जाए लेकिन नहाएंगे जरूर, तो उस समय थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन भी रखा जाता है कि आप ना नहाओ। और ना नहाने का मतलब आप अपने शरीर अंग को, तंग को साफ करो बढ़िया तरह से, और फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन नहाओ आप। ये 6 महीने तक आपको करना है। और घर से ठंडी हवा एकदम साइड डायरेक्ट लेना, ये सब चीजें इसलिए बताई गई थी कि ये बात का भजना। इसलिए आचार्य चरक ने जब गृहिणी में इसका वर्णन किया है तो बात को भी छोड़ दिया, पित्तज को भी छोड़ दिया, और बात कफज इन दोनों को मिलाकर जब डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया, और फिर अंत में जाके तिरमर्मी अध्याय में अनाह की चिकित्सा में फिर उसको पूरी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है कि अगर ऐसा कोई अनाह है तो उसमें कफ और आम और वात, इन 3 दोष होते हैं, और इन 3 दोषों की चिकित्सा करके पेशेंट को अनाह से बचाएं। इससे संबंधित बहुत ऐसे रोग होते हैं, उससे बचाएं। मधुमेह की संप्राप्ति, हाइपोथायराइडिज्म की संप्राप्ति, सब इसी से जाकर चिकित्सा बता दूं। सर एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। एक जैसे प्रेगनेंसी में पेशेंट्स आते हैं डिलीवरी टाइम पे, तो किसी किसी बच्चे के ऊपर वाइट कोटिंग ज्यादा होती है ना, जो हम कहते हैं वर्निक्स वगैरह है, तो और किसी में कम होती है, तो पेशेंट के अटेंडेंट कहते हैं इसने चावल ज्यादा खाए, इसने ये करा, तो क्या ऐसा कुछ होता है क्या रिलेशन उसका? किसका मतलब दोबारा से जो बच्चे डिलीवरी होती है तो एक वर्निक्स से पूरी एक लेयर होती है ना ऊपर, वाइट लेयर, वाइट एक वो म्यूकस कहना चाहिए, एक पूरी वाइट लेयर होती है पूरी बॉडी पे, और किसी किसी बच्चे बिल्कुल भी नहीं होती है। पूरी बॉडी पे होती है। हाँ सर। पूरा और किसी क्लीन करते हैं को बाद नहीं में होती है, हाँ, तो उसकी अटेंडेंट्स बोलते हैं कि इसने चावल ज्यादा खाया है इसने अपनी प्रेगनेंसी में। हाँ, तो वो ऐसा है ना, वो जो इम्यूनिटी फ्लूइड होता है वो मूत्रित होता है उसका। अब मूत्र में वहां पर ऐसा तो है नहीं कि उसका लिवर बहुत ज्यादा मतलब कहना चाहिए वर्क कर रहा है, वो सीधे सीधे उससे जा रहा है, और उसकी जो अपनी रक्त है वो छान के जैसा तरह से उसको फेंक रहा है। तो वो तो सब माँ की गलती है, उसमें बिल्कुल सही कहते हैं। और वो मूत्र जाएगा तो वही तो आप वहां जाके अपनी स्तनकता के कारण और उसके पूरे शरीर पर एक लेपिन कर लेगा। सर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया मैडम सर, किसकी मैं समझ? बताऊं? हाँ। जी बताओ बहन। नमस्कार सर। मैडम सर कह रहे हैं कि जब बच्चा वूम में होता है तो आपको पता है कि वो प्लेसेंटा के थ्रू ही सब कुछ ले रहा है ना। तो जब रस और रक्त धातु में जब उसने राइस खाया तो कफ की थोड़ी सी वृद्धि हो गई। जब कफ की वृद्धि और बच्चा जो है मूत्र का त्याग उस एमनियोटिक फ्लूइड उस बैग में ही करता है। यस सर। तो जो कफ है वो जाके अलिप्त हो जाता है, और वही चावल का जो शीत गुण है उसकी वजह से जाके वो वर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं उसको, तो वो जो है ज्यादा थिकंड होती है। और ज्यादातर बोलते हैं कि इसने मुल्तानी मिट्टी खाई थी, इसने कच्चे चावल खाए थे। और आपने बहुत नोटिस किया होगा कि जो मुल्तानी मिट्टी वाले मैम, आपने कभी वो किया, बिल्कुल टच भी वैसा ही होता है। हाँ हाँ हाँ, यस है मैम, ना, हार्ड बिल्कुल हार्ड टच टच होता है। भी बिल्कुल वैसा ही टच होता है जैसा मुल्तानी मिट्टी होती है। यस तो सर यस ये मैम। बोल रहे हैं कि जो दोष हैं जब वो शरीर से निकलते हैं तो वो जाके वहां पे ही अपना स्थान बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे का अपना कोई सिस्टम नहीं वर्क कर रहा है, और जो प्लेसेंटा के थ्रू जो माँ खा रही है, जो उसमें विकृति जा रही है, वो वहां पे एकत्रित हो रही है। ऐसे ही ना सर? हाँ बिल्कुल हरिओम सर, ठीक बात? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मैम ये तो फिर अच्छा है ना, क्योंकि ये तो इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, तो खाना चाहिए फिर इसका मतलब।
कौन करे इम्यूनिटी बढ़ाता? सर बाय बर्थ के बाद 4-6 दिन वो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए तो वो हेल्प करता ही है वर्निक्स। तो आप तेल लगा के क्यों नहला देते हो तभी बच्चे को? फिर डिलीवरी होते ही आप वर्निक्स क्यों हटा देते हो? आप तेल डालते हो, तेल की बोतल पूरी जॉनसन बेबी डाल देते हो और फिर साफ साफ करके बालक को देते हो, काहे को? अगर वो इम्यूनिटी बढ़ाता है मैडम, तो फिर आप उसको क्यों पहुंच के देते हो? पड़े रहने दो यूं। मैम वो तो इसलिए थोड़ा सा कर देते हैं ना कि थोड़ा सा वो नहीं 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 वाटर नहीं टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उसको थोड़ा सा मेंटेन करके थोड़ा सा एक बैरियर बन जाएगा। बैरियर तो, पर आपने तो कैसियोजा हटा दिया। जो आप इम्यूनिटी कह रहे हो, आप तो कैसियोजा हटा दिया ना आपने। मॉडर्न के हिसाब से तो 3-4 दिन तक बच्चे को ना नहलाना चाहिए और ना ही उसमें तेल वगैरह ये सब लगाना चाहिए। मैं मॉडर्न वालों ने ही लॉन्च किए थे ये सब काम, हमारे में नहीं थे। चलो खैर, सर बताएंगे। उनकी हाँ जी सर। संगीता मैम, उनकी जो देख रेख में जो गर्भवती की उनकी जो देख रेख में गर्भवती की जो देखभाल होती है उसी का तो परिणाम होता है। सर डिलीवरी होती ना सिजेरियन, 1 लीटर कोका कोला पिला देते हैं। हाँ। अब बता दो हमारे टाइम में पिला दे 1 लीटर कोका कोला मार मार के और बुरा हाल कर दें कि अभी हाँ। पिलाएं तुम्हें। हाँ, और वहां पे सिजेरियन हुआ नहीं, कोई ठंडा पिला दो। डिलीवरी हुई पेट कट के और 1 लीटर कोका कोला, बताओ। वो सब वहां उल्टा। मैम हमारी जो मैम गर्भिणी परिचर्या, साथ में जो सूतिका परिचर्या, उनको अगर प्रॉपर फॉलो करो तो नहीं होती हैं ये सब चीजें। संगीता मैम, मैडम बार बार कॉलिंग आती रहती है। वो क्या है होता है कि जो वाइट वो पाउडर जैसा लगा रहता है ना, बच्चा जब बाहर निकलता है जब, जी तो उसमें ना जो मेरा अनुभव है उसमें ये कारण ये भी होता है कि एक तो जो डिलीवरी जिस महिला की हो रही है वो उसका हीमोग्लोबिन कम रहेगा हमेशा, ये भी देखने को आपको मिलेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा नहीं है। अच्छा हीमोग्लोबिन में भी आपको मिलेगा। हाँ, इट्स नॉट नेसेसरी। नहीं पर सर और कह रहे हैं उनका व्यू सुनो। हाँ लोग सर बोलो आप एक बार बताओ तो सही। बताइए। व्यू पता होना चाहिए। हाँ जी। मुझे ऐसा अनुभव हुआ है इस केस में कि ना जो बच्चे तो व्हाइटनेस जो पाउडर सा निकलता है ना, तो वो नर्स आके कहती हैं कि बहुत खड़िया खाई है इन्होंने, या चूना खाया है, या इन्होंने बत्ती खाई है, ये सब बातें आती हैं। तो उसमें व्हाइटनेस जो आती है ना वो पांडु रोग की तरफ ही आती है। तो महिला जो ये तो उसका ना हीमोग्लोबिन मैंने जहाँ देखा है कम रहता है हीमोग्लोबिन, और उसके बाद जो है तो वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से महिला का पूरी तरीके से परिचर्या नहीं होती, तब ऐसे सिम्टम आते हैं, अन्यथा नहीं आते हैं। और दूसरी अर्ली स्टेज में जब डिलीवरी होती है तब ऐसे सिम्टम आते हैं, फुल टर्म डिलीवरी में ऐसे सिम्टम नहीं आते हैं। मैं यही कहना चाह रहा था बस। पर सर अगर माँ एनेमिक है, उसको पांडु रोग है, तो वो वाइट जो है वो कैसे बच्चे पे ज्यादा जम गया, ये प्रश्न है ना। प्रश्न तो ये था। हाँ तो वो हाँ जी, तो वो ये प्रश्न यही था ना, तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आ रही थी ना बच्चे के पास, इसीलिए भी शायद, क्योंकि रस उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे थे। तो रस का हमारे इम्यूनिटिक फूड में तो रस का भी तो महत्व है, तो रस कम क्यों बने, व्हाइटनेस क्यों आई उसमें फ्लूइड में, तो उसमें भी हमें देखना चाहिए। ठीक। तो हाँ वो सर आपके वाला ही पॉइंट वहीं पे ही आ गया कि जो माँ का रस रक्त जाके और जो उसमें दूषित होंगे वही सेम हो गई बात, अगर कंपेयर करें तो। अरे वही है और कुछ नहीं। वही है। प्रणाम सर, प्रश्न है सर। ये आपने बोला है कि बीपी जो होगा इसेंशियल हाइपरटेंशन वह कफ की वजह से न होकर वात की वजह से होगा। तो जिस पेशेंट को फैटी लिवर है, उनको वात का कफज आना है, तो उनको भी इसेंशियल हाइपरटेंशन कफ लिफ्ट न होकर वात से ही होगा। और क्या सर लेकिन अब कब का वहां पर मंद गुण पूरे शरीर को प्रभावित, और जब मंद गुण पूरे शरीर को प्रभावित करेगा, ठीक है, तो वो एक जगह नहीं करेगा, पूरे स्रोतों से करेगा, और छोटे से लेके बड़े स्रोतों से करेगा।
आप माइनर सेल तक चले जाओगे, वहां पर कफ का मंद गुण करेगा। और कफ का जब मंद गुण होगा, तब एक चीज बताओ, अगर वायु जिस स्पीड से चल रही है उसके रास्ते में अगर कोई चीज आ रही है जो उसकी स्पीड को कम कर रही है, तो वो उसे धक्का लगाएगी या अपनी स्पीड को कम कर देगी? कोई सो रहा है क्या? है कराटे क्या? कोई सो रहा है क्या? कोई सो गया, तमाशा में कोई सो गया। बैद जी हाँ, मैं आज आपने मतलब कहते हैं जैसे 2020 मैच होता ना, तो हाँ, सवा घंटे वाला, तो आपने जो 20 ओवर डाले हैं, तो तरह तरह की गेंदें हमने कई बार खेली है आपकी गेंदें, फिर भी आज कंफ्यूज हो गए। मैं चाहता हूँ बड़ा अच्छे तरीके से एक बार रिपीट कर दो 10 मिनट में सारा बात का खजाना। मुझे जो लगा कि बहुत बढ़िया स्पीड बनाई, हर तरफ कवर किया, बड़ी कोशिश की हमने कवर करने की, लेकिन मैं कुछ कवर कर पाया, कुछ नहीं। पता नहीं नए वैद्यों का क्या हाल रहा होगा आज। हाँ हाँ अगर बताओ। एक बार repeat सुन ले तो सही होगा। आखिरी का टेस्ट मैच हो गया। सुबह तो सो गई। अच्छा सर हम लोग एक बार रिकॉर्डिंग सुन लेंगे सभी। अभी एक बार केस ले लेते हैं, बहुत लेट हो गई है। कौन सा केस है? आपकी इच्छा। सर चिकित्सा फिर कफ और वात दोनों की करनी पड़ेगी या सिर्फ वात की करनी पड़ेगी? अगर मंदगुण है तो मंदगुण की चिकित्सा करेंगे, लेकिन साथ में देखो, अब सिद्धांत तो लगाओ, अगर बात कफ हो जाए और कफ को चिकित्सा करते करते अगर वायु बढ़ गई फिर क्या करोगे? हाँ फिर भी तो हमें, तो फिर उसको मेंटेन रखना, तो हमें बासामक औषधियां भी देनी है उसको, और कफनाशक औषधियां भी देनी है। जी सर, हाँ हाँ ठीक है, दोनों चीजों को प्रोपोर्शनल रखना है कि इसका हमें कफ का तो है ही, जो मेन उपलेप हुआ है उसको तो करना ही करना है, लेकिन हमको वायु को भी ध्यान रखना है। पता लगे हम वायु का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसको कटुतित कथातियां दे औषधियां देना शुरू कर दी, और मरीज को क्या हुआ, फिर पल पटीना शुरू हुआ, घबराहट होना शुरू हो गई, उसका ब्लड प्रेशर, वो अब उसके कारण नहीं बढ़ रहा है, अब उसके कारण बढ़ रहा है कि आपने वायु की स्पीड को, वायु का जो अपने गुण थे उनको बढ़ा दिया, और जब उनको बढ़ गए, मरीज तिलमिला उठा, यार डॉक्टर साहब क्या यार, अभी तो फायदा हुआ था, उसके बाद में फिर जो है बहुत ज्यादा तेजी से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, अब वहां पर चक्कर काटना शुरू कर दिया, तब फिर कुछ नहीं करते, तब दिमाग में कुछ नहीं आया तो सर्वगंधा ही दे दिया उसको कि ले सर्वगंधा ले जा, जान छोड़ अभी तो जा यार, कल दे दूंगा। तो वहां पर हमको दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी होती है, दो चीजें नहीं बल्कि किसी भी चिकित्सा करे तो उसका जो कहते हैं ना कि आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, 10 मिनट भी नहीं लगते साइड इफेक्ट होने में, धड़ाक से गिरता है मरीज मुड़के की तरह ठक से एकदम। तो उसका कारण ये होता है कि दूसरे दोस्त के गुणों को भी ध्यान रखना है कि ये ना बढ़ जाए, अगर ये बढ़ गया तो और काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए बीच बीच में क्या करते हैं कि उसको हम लोग बोल देते हैं, जैसे कि मैं अगर किसी से कहूँ कि अगर किसी को फैटी लिवर है, और फैटी लिवर होने के साथ मैंने उसको कफ को काटने की औषधियां दे दी, फैटी लिवर के कारण उसका ब्लड प्रेशर भी है, और मुझे पता है कि फैटी लिवर के साथ साथ पूरे स्रोतों के अंदर कफ लिप्त है, और उसके कारण इसका एसजीपीटी एसजीओटी तो बढ़ ही रहा है, और साथ में इसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अब मैंने उसको वही दे दिया, आरोग्यवर्धनी खाओ, नोवारिश, फल तरकारी क्वाथ, और साथ में दे दिया उसको वज्रक्षार या नमक मिला के शाम को उसको पिला दिया। 15 दिन तक मरीज ठीक रहेगा। 15 दिन के बाद वो आपसे कंप्लेंट करेगा डॉक्टर साहब कि हाँ, बोले अब तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है मेरा। अब जब आपने टेस्ट कराया, ये मैं आपको क्लिनिकल बता रहा हूँ, जब आपने टेस्ट कराया तो पता लगा उसका कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, है तो बहुत कम, वो बैठ रहा है 160-65 जाके उसको दिखा रहा है, और एसजीपीटी बिल्कुल 24-25 आ गया। अब आपको समझ में आ नहीं रहा है कि ये दोनों चीजें ठीक हो गई, पहले इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल 229-240 था, तब अब खींच खाच के उस समय फैटी लिवर इसको बहुत था, एसजीपीटी लगभग जो है 75-80 तक क्रॉस कर रहे थे एसजीपीटी एसजीओटी, अब ये तो ठीक हो गए लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों रहा है? तब आपने वायु के गुण बढ़ाए, वहां पर फल तरकारी को दिया, पुनर्वृष्टि भी दे दिया साथ में, और उसमें आपने आरोग्यवर्धनी भी दे दी, और उसको ऊपर से नमक भी दे दिया कि इसको यवछार डाल के। चिकित्सा तो बिल्कुल निर्दिष्ट थी, लेकिन आपने उसको ध्यान ये नहीं दिया कि इससे कहीं वायु ना बढ़ जाए, और वायु बढ़ गई तो फैटी लिवर या उपलेप तो खत्म हो गया, और अगर थोड़ा बहुत रह गया तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन स्रोतों में बहुत जल्दी खत्म नहीं होता। तब वहां पर फिर जो है वो वायु बढ़ गई है, बात के गुण बढ़ गए हैं, और बात के गुणों में जो 3-4 गुण हैं वो सबसे पहले ही बढ़ते हैं,
और वो 3-4 गुण ही उसका काम कर देते हैं। फिर आपको उस समय, फिर तभी तो कहा कि उसके बाद फिर उसको घृतपान कराना है कि अब आप घृतपान करो। अब आपको 2 चम्मच 3 चम्मच जो घी है वो खाएं, आप उसको दांडमाड़ी अवले दें, वो दें, बात सामक जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में दोनों दें। वायु उसका पक्वाशय पे ध्यान रखें, और पक्वाशय पे ध्यान रखने के बाद वहां पर भी आप देखें कि यहाँ पर कोई एरन तेल वगैरह देने की जरूरत पड़ती है तो मैं वो भी दे देता हूँ। फलतर के आदि पार्ट का कॉम्बिनेशन हटा के फिर वहां पर हमको वायु के ड्रग देने पड़ते हैं। अगर ये स्थिति पैदा ना हो तो उससे पहले हम उसको लगाते चले जाते हैं कि कभी जो है आप जो है ये दांडवाड़ी अवयव दे रहे हैं, और बीच बीच में कभी मन करे तो घी, मन करे या आपको जो है 6-7 दिन पीने के बाद 1 चम्मच घी लेना है सुबह शाम करके, और वो लेते रहना, और उसके बाद ये ठीक रहेगा। तो पेशेंट आपका जो है दोनों तरह से निकल के बाहर को आ जाएगा, ना वायु बढ़ेगी उसकी और ना ही जो है उसका कफ जो है वो मतलब कहना चाहिए साम्यावस्था से नीचे आएगा, तो साम्यावस्था में रहेगा, पेशेंट आपका ठीक रहेगा। काल का प्रभाव, अब इसमें जब मैं कल बताऊंगा कि काल का प्रभाव किस तरह से अनाह को उत्पन्न करता है, दिशा का प्रभाव किस तरह से अनाह को उत्पन्न करता है, और जो हमारा ऋतुएं होती हैं वो किस तरह से अनाह को उत्पन्न करती है। महर्षि वाघभट्ट पर सर हमेशा ऐसा होगा क्या वात कफ जाना के साथ एसेंशियल हाइपरटेंशन मिलेगा? ऐसा तो नहीं ना कि फैटी ना, लिवर है और नहीं, ना ऐसा कोई एसेंशियल जरूरी नहीं है ना ऐसा? ना। हाँ, अगर आपको लगता है तो कि हाँ, अगर आपको लगता है कि इसमें कब बढ़ा हुआ है तो आप मान के चलें कि इसको इसी के कारण है। आजकल जितनी भी स्थिति आप देख रहे हो, जो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की हमेशा हम गोली खाते हैं, अरे मधुमेह को देखो ना आप, एक एग्जाम्पल आपके सामने मधुमेह रखा है। मधुमेह में ब्लड प्रेशर होता ही क्यों है? क्योंकि वहां पर जो कफ होता है वो पूरी तरह से लेप कर लेता है और पूरे स्रोतों को बंद कर, तब जाकर उसको ब्लड प्रेशर होता है, और उसको बोलते हैं तभी वो मधुमेह के रोगी को हर हाल में ब्लड प्रेशर की गोली खाने की सलाह देते रहते हैं कि आप इसको खाते रहिए। दी जाती है। ठीक है, तो वहां पर हमको तिक्त रसों का सर प्रयोग, इसमें जी सर 10 मूल कषाय हम इसमें अगर प्रयोग करें तो वो बात कब फर्क होगा? हाँ 10 मूल, तो बात फर्क होगा क्या? 10 मूल, हाँ 10 मूल एक ऐसा ड्रग है, लिख लो, 10 मूल एक ऐसा ड्रग है जो वायु के 7 गुणों को एक साथ शांत करता है। वायु के 7 गुण, पित्त के 7 गुण और कफ के 7 गुण, लेकिन 10 मूल एक ऐसा ड्रग है जो वायु के 7 गुणों को शांत करता है। दूध वायु के 7 गुणों को शांत करता है। कोई भी गुण आए, जब मैं विशद गुण पढ़ाऊंगा तो विशद गुण पृथ्वी के अंदर भी होता है और वायु के अंदर भी होता है, तो मैंने बताया था उस दिन, लेकिन जब विशद गुण पे चर्चा करेंगे, बताएंगे पूरा उसको क्लिनिकल कि कहाँ कहाँ विशद गुण कैसे कैसे होता है। तो वो एक जो है वो जो हमारा मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, ज़्यादा तो हो नहीं पा रहा है, बड़ी बिजी रहता हूँ। बस मैंने ये देखा है कि जो कैंसर सेल्स होती हैं उसमें वायु का विषदी गुण होता है। सर कफ जाना तो मल्टीप्लिकेशन, हाँ तोड़ फोड़। पत्रिका आदि के साथ दशमूल अगर दे दें, और अगर मतलब समय समय पर घी। हाँ हाँ, समय समय पर घी, हाँ देते रहे। घी इसलिए तो आवश्यक बताया है कि घी जो है वायु को, पित्त के गुणों को, दोनों को, हालांकि 3-3 4-4 गुणों को शांत करता है। जी आवाज, सविता जी आवाज आपकी। सोनाली जी को कोई प्रश्न है? आज कई केस पड़े हैं, एक आध केस ले लो। थैंक यू सर, मुझे समझ आ गया। ठीक ठीक। अरे हमारे जो नए वाले बैठ हैं वो किधर गए सब? हरिओम सर की पूरी चिकित्सा एक बार बता दीजिए, उसके बाद। हाँ इसकी, हाँ चिकित्सा तो रही गई। बात को भजना की चिकित्सा रहेगी, हाँ ठीक। हिंगवाष्टक चूर्ण या द्वैतर हिंगवाष्टक चूर्ण, द्वैतर हिंगवाष्टक चूर्ण का कंसेप्ट मालूम है? बता लेते हैं, वैसे तो घर डबल डबल है उसमें, बस और कुछ नहीं है। हिंगवाष्टक चूर्ण जो पड़ा होता है उसमें डबल मात्रा करते चले जाओ तो वो द्वैतर हिंगवाष्टक चूर्ण बन जाता है।
उत्तर डबल, उत्तर डबल, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल। तो उत्तर डबल करेंगे उसका, तो नमक उसमें सबसे लास्ट में आता है, बहुत तेज आता है। ये तो बना हुआ भी मिल जाता होगा? बना हुआ मिल जाता है, उसको आप जो है हिंगवाष्टक चूर्ण को पंचतिक्त घृत के साथ में मिला के दें। आरोग्यवर्धनी है, पूर्णवादी मंजूर है, 2 गोली सुबह शाम दें। आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह शाम दें। जहर मोरा पिस्ती है, वो दें। और जहर मोरा पिस्ती तो थोड़े लंबे समय तक इसमें चलाते ही हैं, कि जहर मोरा पिस्ती जो है वो आपको पता ही है कि वो कफ का खुरचन करेगी। जहां पर कफ का उपलेप होता है वहां पर जहर मोरा पिस्ती जो है कफ का खुरचन कर देती है, स्रोत को साफ कर देती है। अगर हो सके तो इसमें रिश्तों का प्रयोग कराएं, ठीक है। हाँ, रिश्त का प्रयोग कराएं। कुमारी आसव, कुमारी आसव है, बहुत बढ़िया जो है, क्योंकि उसका नाम ही कुमारी आसव है, तो आसव सीधे सीधे क्या करेंगे, वहां पर जो है वो कफ का ही नाश करेंगे। और योगवाही होते हैं, तो आप जो है उसमें वायु का खरगुण बढ़ाएगी जहर मोरा पिस्ती। वायु का खरगुण उस समय तक तो नहीं बढ़ाएगी जिस समय तक कफ जो है वहां पर है। देखो कोई भी चीज है, मैं आपको एक सिद्धांत बता देता हूँ, कहां पर कौन सी चीज कैसे बढ़ती है। जब तक वहां पर उसके लिए सबसे पहले जो जिसको जलाएगी, जो जिसका गुण होगा, जिस पहले इसको काम करेगी, तब तक कोई भी ड्रग दूसरे उसके काम नहीं करता है। जैसे आप जो है सब्जी के अंदर सब्जियां डाल दो। रिपीट करूं? हरिओम सर, रिपीट कर दो। हाँ, जैसे अब सर सरोज जी आपकी कह रहे हैं आवाज बंद हो गई। मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो? ना आपके आप नहीं आई, अब दोबारा सर सब्जी अभी जो आपने बताया उसकी नहीं आई सर है सरोज, डॉक्टर सरोज के क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे थे ना सर, वहां से बताइए। हाँ, जैसे सरोज जी ने भी इसमें लिखा था कि जहर मोरा पिस्ती वायु के खरगुण को बढ़ाएगी, ठीक है। तो जहर मोरा पिस्ती वायु के खरगुण को तो तब बढ़ाएगी ना जब वहां पर कफ नहीं होगा। जैसे सब्जी के अंदर अगर हम तेल डालते हैं, सब्जी के अंदर घी डाल दें या सब और ऊपर से पानी डाल दें, तो अग्नि सबसे पहले जल को ही जलाएगी। जब जल पूरा जल जाएगा तब उसके स्नेह को जलाएगी, और जब स्नेह पूरा जल जाएगा तब होल सब्जी को जला डालेगी। तो अब हम ये कहें कि अग्नि ने सब्जी जला दी, इसका मतलब 3 पीछे से जलाती चली आ रही है, उसने जल भी जला बैठी है, और वो जो वहां पर जो स्नेहांश था उसको भी जला बैठी है, और अंत में अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं। तो जो पाचन की व्यवस्था हमारे आचार्यों ने बताई है वो यही तो बताई है कि अग्नि सबसे पहले काम करती है आम पर। जब आम पच जाता है तब वो निराम चला जाता है, बॉडी निराम हो जाती है, फिर अग्नि मांगती है कि आप मुझे कुछ दे दो, प्लीज आप मुझे पानी दे दो। अगर पानी भी नहीं दिया उसे तब क्या करती है, वो रस को जलाना शुरू करती है। अब हम ये कहें कि रस को नहीं जलाएगी तो पहले क्या रक्त को जला सकती है? नहीं, पहले वो रस को ही जलाएगी, रस का ही पाचन करेगी, और उसके बाद फिर रक्त के बाद फिर सीधे रक्त को पाचन करेगी। इस तरह से क्रम वाइज वो धातुओं का पाचन करती चली जाती है, और अंत में शुक्र को पचा डालेगी, और जब उसे कुछ भी नहीं मिलेगा तो आखिर में प्राण पचाएगी। यही सिद्धांत हर दोष के अंदर है कि जब तक दोष जो है किसी चीज को पाचन करता है, कोई औषधि पाचन करती है, तो सबसे पहले उसके जो लघु होते हैं, जो लघु रूप में जो द्रव्य पड़े हुए होते हैं उनका पाचन करती है। अग्नि सबसे पहले लघु द्रव्य जो हमारा जल है उसका पाचन करेगी, उससे पहले जो गुरु है बाद में है, जो हमारा तेल है उसका पाचन करेगी, और फिर आप उसके ऊपर थोड़ा सा अगर तेल डाल दोगे तो फिर वो वहां से, अगर उसने थोड़ी सी सब्जी जलाना शुरू कर दी और आपने उसमें तेल डाल दिया तो फिर वहां से हट जाएगी वो सीधी, और फिर वो अन्न का पाचन, मतलब कहना चाहिए जो हमने स्नेह डाला है उसको पाचन करना फिर दोबारा से शुरू करेगी, क्योंकि अब उसका काट उसको मिल गया कि तुम पचाओ, तुम कहाँ तक पचाओगी। तो यही हमारे शरीर के अंदर जिस तरह से वहां होता है भार,
उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर यहाँ पर भी ये हो रहा है कि अग्नि की जो व्यवस्था है या किसी दोष की पाचन की व्यवस्था है या किसी ड्रग के पाचन की व्यवस्था है, वो अपने गुण को उस पर सबसे पहले लागू करेगा जो उसके लिए सबसे पहले हल्का पड़ेगा कि मैं इसको जल्दी पचा सकता हूँ, पहले मैं इसको पचाता हूँ, फिर मैं इसके गुरु को पचाऊंगा, फिर मैं इसके गुरु को पचाऊंगा। जितना भारी होता चला जाएगा मैं उसको पचाता चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि लघु को छोड़ दे और गुरु को पहले पचा डाले। तो मुख्य दोष का पाचन पहले होगा, ऐसा मानेंगे कि जो औषध है और जो जो उसकी कार्मुकता है वो पहले जो उसका कर्म है उसको करेगी, वो उसके लगातार बाद। काम करेगी। देखो हमारे हाँ। शरीर, हमारे जो लघु गुण दिया था ना आचार्यों ने, तो उसका सिद्धांत ये नहीं था कि ये हल्का है। उनको ये उन्होंने वहां पर ये लगाया था कि इसमें किसी भी औषधि के द्वारा या हमारी अपनी अग्नि के द्वारा जो सबसे पहले पाचन होगा वो लघु गुण का पाचन करेगी। लघु गुण का पाचन इसलिए करेगी क्योंकि वो लगता जब सर तक बात कफे जाना की चिकित्सा में आरोग्यवर्धनी वटी और पुनर्नवा मंडूर हम लोग दे रहे हैं, ये क्या सोच के दे रहे हैं? आरोग्यवर्धनी और पुनर्नवा मंडूर हम देंगे कि बात कफर की जो हमारी संप्राप्ति वगैरह भंग करनी है, तो हमको वहां पर अगर मंद गुण को खत्म करना है तो पित्त को भी साथ में लेना पड़ेगा कि आप वहां पर उष्णता को अपनी पैदा करो और वायु को शांत रखो और जो ड्रग जा रहा है इसको उसका पाचन करने। आरोग्यवर्धनी वहां से पित्त का रेचन करेगी और पित्त का जब रेचन करेगी तो वहां पर वो उष्णता प्राप्त होगी और उष्णता से वायु शांत हो जाती है और वहां पर उसके अब क्योंकि स्नेह गुण होगा उसके अंदर, तो स्नेह से भी वायु शांत हो जाएगी और वहां पर जो कफ है उस कफ का वो पाचन करेगी अपने। जैसे आरोग्यवर्धनी काम ही यही है कि वो स्रोतों में जाके जो है वो कफ का पाचन करती है, तो वहां पर वो इस तरह से काम करेगी। पुनर्नवा मंडूर अगर वहां से कुछ हट गया है, पहले से ही सूजन पहले थोड़ी बहुत पड़ी है, तो वहां पर जो क्लेद है उसको निकाल के बाहर वो तो घोल देगी, उसको जहर मोरा पस्ती उसको अलग कर देगी, लेकिन निकालने का काम पुनर्नवा मंडूर करेगा। वो वहां से जो है वहां से जितना भी बेकार वाला मटेरियल जो आपने निकाल के फेंका है उसको बाहर निकाल के लेके आएगी, स्रोत उसको बिल्कुल क्लीन करेगी। इसलिए जितने भी लंघन द्रव होते हैं वो क्लीनेंस पैदा करते हैं। मतलब आरोग्यवर्धनी वटी पित्त वात का शमन करेगी बेसिकली। बिल्कुल करेगी। पित्त को लेके आएगी बढ़ा तो के पित्त को बढ़ाएगी तो पित्त के पास उष्णता भी है और द्रवता भी है, स्निग्धता भी है, तो स्निग्धता और द्रवता दोनों मिलके वात की रुक्षता का शमन कर देंगे, है ना। और पुनर्नवा मंडूर क्लेद अंश का खात्मा कर देगा। तो निकाल के ले आएगा बाहर को, उसको दे देगा बॉडी को, छान दो इसको, और जहर मोहरा खुरच के निकाल डालेगा। यही चीज जब हम ऑब्स्टेट्रिक जॉन्डिस में पढ़ते हैं तो ऑब्स्टेट्रिक जॉन्डिस में संप्राप्ति ही यही बनती है कि वहां पर बाइलिक डक्ट के अंदर जो है वो कफ का उपलेप होता है, और जब कफ का वहां उपलेप होता है तो वहां से पित्त का जो सिक्रेशन होता है वो कम होता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब वहां कफ के द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन है। जब तक आप इसको हटाओगे नहीं, पित्त बाहर निकल के जल्दी आएगा नहीं स्वाभाविक रूप से, और हमारे लिए फिर वहां पर जहर मोरा पस्ती जो है निर्दिष्ट दर है। यही जहर मोरा पस्ती हमारे जब किसी बच्चे को सूखा रोग होता है तो उसमें खुजली में भी तो देते हैं जहर मोरा, कफ की वजह से। सूखा रोग होता है उसकी निर्दिष्ट औषधि है, कुछ मत दो। सूखा रोग में कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, एक लीवर सिरप पकड़ाओ और एक जहर मोरा पस्ती पकड़ाओ और बच्चा 1 महीने में बिल्कुल एकदम खेलता कूदता सामने आएगा। ये मैं अपना खुद बता रहा हूँ क्योंकि मैंने, हमारे यहाँ एक बंगाली डॉक्टर साहब थे गाँव में, जब हम प्रैक्टिस करते थे तो वहां पर एक तहसील थी हमारी, उसमें प्रैक्टिस करते थे तो सुबह के लिए 100 बच्चे मिलते थे उनके पास। मैंने कि उस समय बता रहा हूँ सब सूखा रोग के मिलते थे एक तरफ से। तो जब हम वहां प्रैक्टिस करने गए तो हमने देखा यार ये देते क्या है इसमें, ये करते क्या, भीड़ क्या लगी पड़ी है। तो हमने फिर जब वो 2-4 गाँव के लेके आए थे आस पड़ोस के, तो हमने देखा कि वो पुड़िया में कुछ ऐसी भस्म टाइप की देते हैं, पता चली वो जहर मोरा पस्ती है। ये ज्ञान हमने वहां से अर्जित किया। हम किसी को डाउन करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमें उसे सीखना है। सर नमस्कार। हमारे यहाँ पे भी आता सर, उसको कहते हैं मसान की दवाई, मसान लगा बच्चे को। सर नमस्कार। इसमें एक चीज और, जहर मोरा पस्ती पैंक्रियाटिस की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। पैंक्रियाटिस में तो कई चीजें ऐसी हैं जहां पर हरिओम सर नमस्कार। हाँ, जहां पर हरिओम सर नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार। ये जो जहर मोरी पिस्टी है किसके साथ दिया जाएगा? ये जहर मोरा पिस्टी को इसका अनुपान क्या होगा? सेवन केवल पानी से दें, क्योंकि हम वहां पर कोई भी देखो, अगर हम देखो, अब देखिए अनुपान कैसे, अब कफ का उपलेप है तो हम दूध से दे नहीं सकते, कफ का उपलेप है तो हम घी से दे नहीं सकते, कफ का उपलेप है, ठीक है, गर्म पानी से देने का विधान है, वो हम देंगे क्योंकि वहां पर हमें कफ को हटाना है। और हम उसका अनुपान अगर उसको द्रव्यों से करते हैं, नींबू से करते हैं या किसी और से करते हैं या किसी और से करते हैं, अगर द्रव्यों से कर रहे हैं तो हम मुसीबत में फंसे, और अगर हम ऐसे द्रव्यों से कर रहे हैं जिसमें पहले से ही स्निग्धता ज्यादा है तो हम फंसे। तो दूसरा फिर काम यही करना है हमारे लिए, सिर्फ हमारे पास एक है कि उष्ण जल से आप उसका सेवन करें। डोज सर डिपेंड करता है, बड़े जो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उनको हम एक चने के दाने के बराबर तय करते हैं, और जो बच्चा होता है उसके लिए ये मतलब लगभग जो है आप मान के चलो 50 mg के आसपास। सर ये बात कफजाना में आपने क्या बताया था कि इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन ये रात के समय ज्यादा होगा? नहीं, बात कफजाना में फ्रीक्वेंसी यूरिन रात के समय ज्यादा नहीं होगा, वो वातज में होगा केवल। अच्छा, वातज में ज्यादा होगा, वात कफज में नहीं होगा? नहीं होगा, लेकिन अगर होता है 2-3 बार तो कहेगा थोड़ी सी लगती है डॉक्टर साहब, और जरा सी बात आती है, बस केवल 2 बार होता है बस, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। वो तो हम पहले इसको सर थोड़ा सा इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा, वातज में ज्यादा क्यों है, वात कफज में कम क्यों है? बात मैंने बता दिया ना, बात में ये है कि बात रात में उसको मौका मिलता है कि वहां पर रात में पूरी तरह से बॉडी जो है शिथिल हमारी पड़ी होती है, मल वहां पर रुका रहता है, और वहां से वो अंदर से जो स्नेहांश होता है, जो क्लेदांश होता है, उसको वो पूरी तरह से सोखती रहती है, और जैसे वह सोखती रहेगी वैसे वैसे क्या होगा, उसको बाथरूम आती आती चली जाएगी और मल सुबह के लिए खड़ा हो जाएगा। ओके, मतलब सारा वाटर निकल जाएगा यूरिन के रास्ते एंड स्टूल हार्ड हो जाएगा। यस यस यस, वातज में, एंड वात कफज में ऐसा नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा। ओके ओके। हाँ, अब केस है अगर किसी का ले लो। ट्रीटमेंट सर हमारे यहाँ सब पे खत्म मेरा ही होगा है ना। अब एक काम करते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा सेहतमंद, हाँ ट्रीटमेंट तो ये हो गया, मैं बता, हाँ ये हो गया, पुनोबारिस्ट है, पुनोबारिस्ट दे सकते हैं आप, आरोग्य वर्धन दे सकते हैं, हिंगवाष्टक चूर्ण को घी के साथ देते हैं, ठीक है, जहरमोरा पिस्टी देते हैं, फल्टर के आदि क्वाथ आप उसको दे सकते हैं, मतलब दे सकते क्या, देते हैं, और वायु को शांत करने के लिए दशमूल का प्रयोग करते हैं। जैसे मीनल जी ने अभी पूछा था ना, तो दशमूल का प्रयोग शांत उस समय करते रहते हैं कि वायु जो है कब पता लगे कब को करते करते वायु ना बढ़ जाए, इसलिए वायु को 10 गुण को शांत करने के लिए आप जो भी चीज है ना, वो मैं ये जो भी चीज है आपको सबको पता ही है, मैं जो भी चीज बोलता हूँ चिकित्सा के अनुसार शास्त्र को रख के सामने रखता हूँ कि कौन सा ड्रग कितने गुणों को शांत करता है। तो वायु का जो गुण है वो दशमूल को, इसलिए हर जगह दशमूल ज्यादातर हम यूज करते हैं, और उसका कारण है कि वायु के 10 गुण को शांत करता है, इसलिए उसको जो है सबसे पहले अगर ले भी लेते हैं, किसी भी चिकित्सा में अगर ले लेते हैं तो उसका कोई भी तोड़ नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि आपने क्यों नहीं लिया। तो उसका सिद्धांत यही है कि 10 गुणों को शांत करता है। तो दशमूल ले लेते हैं हम, अगर छार उसको देना चाहते हैं तो कुछ समय तक उसको छार, जैसे कि लवण हिंगवाष्टक चूर्ण है, तो हिंगवाष्टक चूर्ण को सुबह शाम थोड़े लंबे समय तक दे सकते हैं, उसके बाद फिर उसको बंद कर दें ताकि उसकी लैट्रिन बहुत ज्यादा टाइट ना हो। वो बताएगा पेशेंट मुझे लैट्रिन टाइट अब होना शुरू हो गई है, उसको बंद कर दें, और बंद करने के बाद फिर जो है आप उसको घृत का सेवन, वो क्या नाम है उसका, पंच जो तिक्त रस है, उन तिक्त रस वो सेवन बाद में शुरू कराते हैं। तो तिक्त रस में आप कब कुछ भी ले सकते हैं, आपके पास कुछ नहीं है तो दशमूल ले लीजिए, वो क्या नाम है महासुदर्शन चूर्ण ले लीजिए, आपके पास कुछ नहीं है तो चिरायता ले लीजिए, आपके पास पंचतिक्त कषाय है वो ले लीजिए, आपके पास अगर कोई अमृता जैसी है चीजें है वो उसको ले लीजिए, उसके बाद में आप उसको दीजिएगा, और देने के बाद आप बिल्कुल अपने मरीज संतुष्ट होगा, मरीज पूरी तरह से आपका ठीक हो जाएगा। आहार विहार आपके हाथ में है, वो आप उसे पहले बता दीजिए, जितनी भी कफ वर्धक चीजें हैं वो आपको नहीं खानी है, जो उसके कफ के मंद गुण को कम करे, वो सॉरी बड़ा है, कफ के मंद गुण दुग्ध को। और दुग्ध के सारे पदार्थ और ये सब चीजें मना कर दी। हाँ एरेंटेल नहीं देंगे इसमें? इसमें जी हाँ सर। एरेंटेल देंगे, आप एरेंटेल दीजिए, वो तो एरेंटेल बस एक सिद्धांत रखोगे, एरेंटेल तो पात का फर्क दोनों ही है, तो उसमें आप एरेंटेल आराम से दें, लेकिन एरेंटेल को उसमें थोड़ा सा नमक डाल के दें,
सेंधा नमक, सेंधा नमक 1 और चने के दाने के बराबर मिलाए और पी। हरिओम सर, जो जी शुरू में वात कफज सर। अनाम है, पेशेंट को जो नींद आती है तो उसमें ये दे सकते हैं क्या, कोई क्षार यवक क्षार वगैरह या कुछ ऐसा? क्यों नहीं दे सकते? जैसे जब खाने के बाद जो नींद आती है ना पेशेंट को शुरू में, हाँ तो दे ट्रीटमेंट के सकते हैं। समय जैसे शुरू कर रहे हैं हम, हाँ बाद तो में तो दे, ठीक हो ही जाएगा। हाँ तो दे सकते हैं उसमें दीजिए आप उसको। फल त्रिकादी के साथ दे दो। फल त्रिकादी वो मैंने बताया ना, फल सबसे बढ़िया वही है। मैंने तो खुद ही जो है, मैं उसका जो है वो हूँ, मैंने खुद ही लिया है उसको और कितनों को मैं दे चुका। मेरे यहाँ तो फल त्रिकादी का तो रुकता ही नहीं, मांगना पड़ता है। जबकि हर 6 महीने में कम से कम 100 ग्राम की 200 जो है वो पैकेट की सप्लाई होती है। और मुझे जो है वो अपने चिकित्सालय में किसी दूसरे चिकित्सालय से बेचारों से विनती करके लेने पड़ते हैं कि भाई मुझे फल त्रिकादी उत्पाद दे दो, क्योंकि वहां पर ज्यादातर ऐसे ही छोटे छोटे से ड्रगों का काम होता है। तो वहीं से जो है जो फल त्रिकादी आप प्रयोग करते हो उसमें क्या क्या कंटेंट है? वही कंटेंट है जो हमारे हरिओम सर, फल पैसेजर रत्नावली का शारंगधर का कौन सा? जो फिर अध्ययन में वाला। इसमें सर एक चूर्ण भी आता है, तरुणी कुसुमाकर चूर्ण, उसका भी उसमें भी बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। उसमें यवक्षार भी होता है और लवण तो होते ही है, सैंधव भी सवर्चर भी दोनों ही होते हैं और वो बढ़िया काम करता है। कौन सा बताया पवन सर? डॉक्टर पवन क्या बताया? रिपीट करो। कुसुमाकर चूर्ण। कुसुमाकर, हाँ। सर नराज रस का जो यूज करते हैं तो पेशेंट में फल त्रिकादी देने के बाद बहुत ज्यादा मोशन होता है। नाराज रस बिल्कुल कर सकते हैं। मैं उसका किसी का एक्सपीरियंस है कि मेरे को तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है। नहीं, क्या बताओ, मुझे बताओ। मैंने कहा किसी का एक्सपीरियंस हो तो नाराज रस कोई फ्रीक्वेंटली यूज करता है? हाँ, अगर किसी का एक्सपीरियंस हो तो बता दें। नाराज रस पे अगर किसी का एक्सपीरियंस हो तो शेयर कर दो। नहीं है? अरिस्ट में तो सर अभी अरिस्ट भी बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, क्योंकि तो खुद ही जो है वो मतलब कहना चाहिए एक प्रकार से निर्दिष्ट ड्रग है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सर नमस्कार सर। सर ये इंद्रायण की जड़ हमारे यहाँ नहीं मिल रही, इसके बदले में कुछ और दे सकते हैं सर, ये फल त्रिकादी में? हाँ, फल त्रिकादी में इंद्रायण की फल होती है, इंद्रायण होता है। नहीं मिल रही है? नहीं सर, इसके बदले कुछ और बताइए सर। वो पंसारी की दुकान पे पूछा तो वो बोल रहा है कि 10-12 किलो ले लेंगे तो मंगवा के दे दूंगा, उतना ज्यादा अभी मिलती है डॉक्टर साहब, सब जगह मिलती है। फिर हैदराबाद कोई भी, हैदराबाद महाराष्ट्र में भी पूछा 1-2 जगह पे, वहां पे भी नहीं। अच्छा, एड्रेस भेज दो, मैं भेज दूंगा आपके पास। लो जी, आपकी प्रॉब्लम हल हो गई, दिल्ली से पहुंच जी जाएगी। सर, थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू सर। भेज देना एड्रेस। त्यागी सर के पास सब ग्रुप में डाल दो सर। हाँ जी, आपके पर्सनल इस पे डाल देंगे सर, व्हाट्सएप पे। हाँ मेरे पर्सनल में डाल देंगे। थैंक यू सर। चलो ठीक है, अब केस कल ले लेंगे, है नहीं? हरिओम सर, एक चीज पूछनी थी फल त्रिकादी के बारे में। जी हरिओम सर। हाँ हाँ जी। किसी पेशेंट में लूज मोशन होते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, वो तो करेगा ही, डोज कम कर दो डॉक्टर साहब उसकी। किसके? फल त्रिकादी देने के बाद? हाँ, शोधन करता है ना सर, बढ़िया। अरे कुछ नहीं करना है, उसको सौंफ खिला देनी है। ये पहले बता दिया करो कि जब तुम्हारे पेट में ऐठन हो और ऐठन होकर लेटिन आए तो सौंफ चावनी है आपको और चाप के चूसना है, ठीक है? पाचन कर देगी सारा। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि उसको देने के बाद आदमी तिरवल आता है। किस तरह काम कर रही है?
सौंफ सौंफ हाँ जी बोल दो। हाँ, जो सौंफ होती है ना, वो सौंफ जो है, जो कोलिक पेन होता है, उस जो इस तरह से किसी ड्रग के द्वारा उपद्रव होता है, आप ये समझ लो कि जब फल त्रिकादि का वर्णन भी किया है तो उसमें भी जो है उसका जो लिख दिया है कि इसका उपद्रव ये होता है। ठीक है, जब उपद्रव होता है तो फिर वहां पर उसको किया है कि जो पित्त सामक औषधियां हैं और वो उसको देना चाहिए। तो पित्त सामक को, क्योंकि वो पित्त को तो झकझोर के रखता है ना, लिवर को एकदम ऐसे करता है जैसे कि दुश्मन भिड़ता नहीं है उस पे, किसी दुश्मन पे दुश्मन भिड़ता है तो उसको झकझोर के फेंक देता है, उसी तरह से लिवर को इस कदर मूवमेंट देता है, वो अंदर जाके पिचका देता है कि सब पित्त बाहर आता है निकल के। तो उसको रिलैक्स करने के लिए कि पित्त के गुणों को शांत करो, वहां पर वो जाके ऐठन मतलब कर रहा है। तो सौंफ को, ये मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, सौंफ किताब में कहीं नहीं लिखी है, लेकिन जब उसके गुणों में जाएंगे तो फिर उसमें ये है। डॉक्टर साहब, इसको फल त्रिकादि को उसमें जलोदर के रोगी को प्रयोग कर सकते हैं क्या? बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। 10 से 15 दिन तक ही देना चाहिए फिर, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा नहीं देना चाहिए, बस उसको 7-8 दिन 10 दिन दिया और छोड़वा दिया, छोड़ो, क्योंकि उससे जब उससे विरेचन होता है ना, तो फिर वो विरेचन से सब जितना भी वो है निकाल के फेंक देता है और फिर ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाती है, लिवर जो है फिर शक करना शुरू कर देता है और एसाइटिस धीरे धीरे करके ट्रैप होती चली जाती है। सीकेडी में इसको सीकेडी में कैसे यूज करें? सीकेडी में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सीकेडी में अगर हम विरेचन कराएंगे, सीकेडी में विरेचन है उसमें, लेकिन सीकेडी में आप ये भी देखना पड़ता है ना कि सीकेडी में अगर विरेचन हम वहां करा रहे हैं और वो भी अल्ट्रिकादिक्वाद के साथ करा रहे हैं, तो वहां पर वो इसका औचित्य है नहीं, क्योंकि वहां पर हमको पित्त का रेचन करके, देखिए एक चीज है, जब रेचन विरेचन ये इसकी जब भेदन ये सब जब दिए हैं विरेचन द्रव्यों में, जब उसका वर्णन किया आचार्यों ने, तो ये सब फल त्रिक आदि में मुख्य रूप से जो इंद्रायण है और कुटकी है वो लिवर पे काम करते हैं, और लिवर से पित्त का रेचन करके पूरी की आम पचना आमाशय को पूरा साफ करते हैं। वहां पर उनका ये काम नहीं है कि किसी भी प्रोसेस में वो भाग लें, समझ रहे हैं ना आप जी? किसी भी प्रोसेस में भाग नहीं लेते, बल्कि वो पित्त का रेचन कराते। ये सब बोल केवल पक्वाशय पे ही काम करता है। नुस्योद हमारे ड्यूडेनम से शुरू होती है और ड्यूडेनम से शुरू होने के बाद सीधे मतलब जो काम करती है वो छोटी आंत पे काम करके सीधे पक्वाशय तक पहुंचती है। एरंड तेल जो करता है वो ड्यूडेनम से काम करता है और वहां से कफ वात को हर के तब जाके विरेचन करता है, लेकिन मृदु करेगा। ये थोड़ा वायु भी बढ़ाएगा ना सर फल त्रिकादि फिर? हाँ, फल त्रिकादि वायु भी बढ़ाता है, और ये तो अगर सीकेडी में हम देंगे तो वायु रुक्षता तो पहले हो जाएगी, वहाँ वैसे धातु क्षय हो रहा है किडनी में, वहां पर तो और ज्यादा नुकसान कर देगा किडनी को। आपको मैं बिल्कुल बंदिश नहीं कर रहा हूँ, आपको लगता है कि कहीं मैं यूज कर चुका हूँ उसको, लेकिन मैंने तो फिलहाल अपने बुद्धि विवेक से आज तक किसी सीकेडी के मरीज में ये जो है नहीं देना चाहिए सर, यूज नहीं यूज नहीं किया, बस यही पूछा ना, सीकेडी में भी चूंकि एनासार्ता वगैरह सब हो जाता है इसीलिए पूछ लिया, यूज नहीं किया। ना बिल्कुल सही करा, बिल्कुल सही करा। सर डायबिटीज वाले पेशेंट में कितने दिनों तक लगातार, मतलब लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं लगातार? जब तक चाहो तब तक करो। वैसे भी डायबिटीज में सर उसमें देना है पेशेंट जैसे थोड़ी देर ब्रेक करता है वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है इसको। ऐसा है ना, वो जो उसको वो जो करता है वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उसको साथ में होता क्या है ना कि हम जब वहां बैठे होते हैं तो हमारे दिमाग में मिलता ही हमारे लिए एक ही है, कुल मिला के प्रीमे के नाम पे एक ही ड्रग मिलता है, तो साथ में उसको आम्लकी लगा दिया। सर आम्लकी क्या करेगा सर? आम्लकी है अश्वगंधा है, वायु को निवड़ने देगा। अच्छा, मधुर रस। और अगर ये अश्वशिला या शिलाजीत इसका कॉम्बिनेशन देते हैं तो उसको बैलेंस कर ले, तो बहुत ही बढ़िया है। फिर अगर वो खरीद सकता है तो खा ले भाई, अश्वशिला खा ले, मजा आ जाएगा। ठीक है फिर है। अब केस का केस सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। कब केस का तो कल ही लेंगे। प्रणाम सर। प्रणाम सभी बंधुओं को। प्रणाम सर, एक क्वेश्चन पूछ लूं आखिरी? सर नमस्कार। हाँ पूछो। नमस्कार। ये कह रहे थे कि जो जटामासी फांट की जगह
HT कोट नाम की एक कोर्टिकोस्टेरॉइड की मेडिसिन है, क्या उसको हम दे सकते हैं पेशेंट को मेगामासी फॉन्ट की जगह? HT कोड है, ब्लड प्रेशर के लेजर कॉर्टिकल की। हाँ हाँ वो दे सकते हैं, बढ़िया काम करते हैं। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप करिएगा उसको, बहुत बढ़िया काम करते हैं। थैंक यू।